दोस्तों सभी को नमस्कार। तो हम लाइव हैं। आज मंगलवार है और मंगलवार को हम आपके लिए नए पीढ़ी के जेपलिन परियोजना का परिचय देते हैं। मेरा नाम पावेल फिलिपोव है और मेरे साथ हैं फेदोर कॉन्स्टेंटिनोव और वास्तव में यही हम आज करने जा रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया है कि नए पीढ़ी के जेपलिन परियोजना क्या है, हम पहले जेपलिन कब लॉन्च करेंगे और हम इस उद्योग और इस व्यवसाय के क्षेत्र को कैसे वाणिज्यीकृत करने की योजना बना रहे हैं, तो आप वास्तव में सही समय और सही जगह पर हैं। ध्यान दें वैसे समय के बारे में कि आज हम अपनी प्रसारण मास को समयानुसार 19 बजे कर रहे हैं। इससे पहले यह 5 बजे था और हम देखना चाहते हैं कि क्या दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, क्या यह आपके लिए इतना सुविधाजनक होगा। इसलिए लिखें, क्या आपको 19 बजे का समय अधिक पसंद है या शायद कोई और समय। सामान्यतः हम प्रयोग करेंगे और हमारी प्रसारणों के लिए सभी के लिए अधिकतम आरामदायक समय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कृपया लाइक करना ना भूलें, कृपया रिपोस्ट करना ना भूलें, क्योंकि यही परियोजना के वित्त पोषण को तेज करता है। हमारा एक जनहित परियोजना है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, इसलिए आपसे दर्शकों से यह तय होता है कि यह परियोजना कितनी तेजी से विकसित होगी। तो आलस्य न करें, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले से ही नोवा कंपनी के कार्यालय में दूसरी प्रसारण कर रहे हैं जो जेपलिनों के साथ काम करेगी। यहाँ असली कार्यालय है जहाँ टीम पहले से ही काम कर रही है और इसके बारे में, समाचारों के बारे में हम आपको कुछ दिनों में अधिक विस्तार से बताएंगे। आज ही प्रस्तुति है और हम सबसे बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस परियोजना पर काम शुरू करने से पहले बहुत बड़ा काम किया गया था। हमने कई तकनीकों और प्रतिभाशाली लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने अपनी तकनीकों के आधार पर व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। सोलर ग्रुप ने विशेष रूप से जेपलिनों पर ध्यान केंद्रित किया। और यहाँ मैं फेडोर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर जेपलिनों का चयन क्यों किया गया और इस व्यवसाय के क्षेत्र पर क्यों ध्यान केंद्रित किया गया। सभी को भी नमस्कार। क्योंकि यह विचार हवा में लटका हुआ था। यह विचार वास्तव में हवा में लटका हुआ था और यह सभी के लिए था। अब मैं बताता हूं कि क्यों। सबसे पहले क्योंकि सोलर ग्रुप के लिए यह कार्य निर्धारित किया गया था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट खोजा जाए जो प्रारंभिक अवस्था में हो और इसके कार्यान्वयन के दौरान यह उद्योग को आकार देने वाला बन सके, यानी इतना विशाल और बड़ा हो कि क्राउड निवेशक और सभी जो इस प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं वास्तव में इससे महत्वपूर्ण, ठोस और शानदार लाभ कमा सकें। लेकिन यह एक सामान्य निवेश परियोजना है और कोई भी निवेश परियोजना ऐसे इकलौते घोड़े की तलाश करती है और इसे उपलब्ध विकल्पों में से खोजना था। बिना किसी आधार के हम उड़ने वाली प्लेटें बनाएंगे, सबको चाहिए, लेकिन उन्हें कौन बना सकता है। यानी स्वाभाविक रूप से कुछ वास्तविक चीजों से प्रेरित होकर खोज की गई कई विभिन्न परियोजनाएं आईं, लेकिन जेपलिन की तरह इतनी बड़ी और व्यापक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे लागू किया जा सके ऐसी कोई परियोजना नहीं थी। क्यों जेपलिन? लेकिन ये वास्तव में कितना प्रभावी और आर्थिक है, ये शायद एक अलग सवाल है। हमने इस परियोजना को चुना है सबसे पहले क्योंकि यह वास्तव में विशाल और व्यापक है। यह उद्योग वर्तमान में अनुपस्थित है, इसे बनाया जा सकता है। हाँ, एक टीम है जो यह कर सकती है, परियोजना को लागू कर सकती है। ये सिर्फ कुछ इंजीनियर या डिजाइनर नहीं हैं। ये लोग हैं जिन्होंने पहले ही ऐसा किया है। उन्होंने पहले जेपलिन बनाए हैं, उन्हें बेचा है और उनका संचालन किया है। ये आधुनिक तकनीकें सामने आई हैं। यह स्पष्ट है कि जेपलिन तकनीक पुरानी है, लेकिन 100 साल पहले भी ये उड़ान भरते थे और तब भी ये बहुत मांग में थे। इन्हें उत्पादन करना और संचालित करना वाणिज्यिक रूप से लाभदायक था और आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए वे और भी प्रभावी, और भी आर्थिक और भी पर्यावरण के अनुकूल हो सकते हैं। यानी हमारे लिए सब कुछ बस इस तरह से मेल खा गया है। परियोजना वास्तव में शून्य चरण में है और यह कुछ देशों में पहले ही शून्य चरण में शुरू हो चुकी है। चीन में जेपलिनों का निर्माण शुरू हो गया है। फ्रांस में जल्द जेपलिनों का निर्माण किया जाएगा। सभी ने शुरुआत कर दी है और हम भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन हम भी शुरू कर चुके हैं। जब बड़े खिलाड़ी निर्माण करना शुरू करते हैं तो यह बाकी के लिए एक अच्छा संकेत होता है कि अब शुरू करने का समय आ गया है। सारे एकत्रित हुए हैं, इसका मतलब है कि यह आवश्यक है। विभिन्न देशों में कई प्रकार की विश्लेषणात्मक रिपोर्टें हैं जो यह दर्शाती हैं कि जेपलिनों का अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा। वे विभिन्न देशों में कितने उपयोगी हो सकते हैं।
और वे कौन सी बड़ी जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं जिन्हें कोई और नहीं कर सकता। सामान्यतः सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि यह करना चाहिए, और इसलिए हमने शुरुआत की। क्या तुम बता सकते हो कि जेपलिन क्या है? सभी को पता है कि यह कैसा दिखता है, यहाँ तक कि यह भी खड़ा है। इसकी संरचना कैसी है? यह क्यों उड़ता है? इसका बड़ा आकार और पंख हैं। तो ये बच्चों को समझाया जा सकता है। अगर आप एक गुब्बारा लेते हैं, उसे देख रहे हैं, उसे छोड़ दिया, वह ऊपर उड़ गया, वहाँ एक मोटर है, काम कर रही है, लेकिन इसे ऊपर क्या खींचता है? ये आर्किमिडीज की शक्ति है जो इसे ऊपर खींचती है। क्या तुम ऊर्जा खर्च कर रहे हो ताकि आर्किमिडीज की शक्ति उसे ऊपर खींचे? नहीं, तुम नहीं कर रहे। और जेपलिन के साथ भी यही बात है। इसका मतलब है कि जेपलिन सामान्य भौतिकी के नियमों का उपयोग करते हैं ताकि वे आसमान में उड़ सकें, जबकि अन्य उपकरणों के विपरीत। उदाहरण के लिए, अन्य उपकरण भी भौतिकी के नियमों का उपयोग करते हैं। वे इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे अपने तरीके से उपयोग करते हैं। वे भौतिकी के नियमों का उपयोग करते हैं, लेकिन ऊर्जा पर खर्च। हमने गैस का उपयोग किया, उपकरण हल्का किया, एक प्रकार की उठाने की शक्ति दी, और गैस का भी अधिक उपयोग नहीं होता, और बाकी की सारी ऊर्जा जिसे हमें खर्च करना होता है वह केवल इसकी स्थिरीकरण और प्रोपल्सिव शक्ति बनाने के लिए होती है ताकि यह आगे उड़ सके। और यह ऊर्जा का एक अलग स्तर है। इस पंखे को घुमाने की जरूरत नहीं है। जेपलिन, यह सभी के लिए स्पष्ट है, ईंधन में बहुत अधिक आर्थिक है। यह विमानों और हेलीकॉप्टरों की तुलना में है, और एक जेपलिन का उड़ान घंटा सबसे सस्ता उड़ान घंटा है। अगर हम सामान्य रूप से फायदों की बात करें, तो चलो थोड़ा बात करते हैं कि वे अन्य पारंपरिक परिवहन माध्यमों की तुलना में कहाँ लागू हो सकते हैं। वे कुछ स्थानों पर बेहतर हैं, जबकि कुछ स्थानों पर वे पूरी तरह से विमान या हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सकते। जेपलिनों के उपयोग के बारे में सार्वजनिक दृष्टिकोण वास्तव में बहुत सामान्य है। यह बड़े आकार के सामान के परिवहन का एक ऐसा कार्य है। एक बड़े आकार के भारी उत्पाद को निर्माता के कारखाने से लेकर उसके उपयोग के स्थान पर ले जाना एक विशेष कार्य है जिसे वर्तमान में हल किया जा रहा है। इस विशेष उत्पाद को ऐसे आकार के हिस्सों में तोड़कर किया जा रहा है जो मौजूदा लॉजिस्टिक श्रृंखलाओं के माध्यम से गुजर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह या तो ट्रक द्वारा या ट्रेन द्वारा या जहाज द्वारा किया जाता है, और अक्सर यह पहले ट्रेन से, फिर जहाज से और फिर से ट्रेन से होता है। सामान्यतः जेपलिन एकत्रित रूप में उत्पाद को ले जा सकता है और तुरंत उसे वहां पहुंचा सकता है। यह उसकी एक ऐसी सुपर शक्ति है जिसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम उस प्रकार के उपयोग के बारे में बात करें जो सतह पर स्पष्ट नहीं है, तो यह दरअसल सचमुच स्पष्ट है कि दूर दराज के क्षेत्रों के साथ कुछ भौतिक आर्थिक संचार की आवश्यकता है। यहाँ हेलीकॉप्टर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए ये विमान कर सकते हैं यदि वहाँ उतरने के लिए जगह है, एक लैंडिंग स्ट्रिप है। हेलीकॉप्टर ये कर सकते हैं, लेकिन ये महंगा है और उनकी दूरी सीमित होती है। जेपलिन निश्चित रूप से भविष्य में यह भी स्पष्ट है कि इसकी दूरी सीमित है, लेकिन यह हेलीकॉप्टर की तुलना में बहुत दूर उड़ सकता है, और लोगों का सामान ले जाने के लिए, और शायद लोगों का सामान भी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अपने चारों ओर एक ऐसी अवसंरचना के रूप में कार्य कर सकता है जो अपने आप में एक वस्तु बनाता है। यानी मान लीजिए कि कोई ऐसा जनसंख्या केंद्र है जहां चिकित्सा केंद्र या कोई भी ऊर्जा केंद्र या कुछ और नहीं है। जेपलिनों में यह क्षमता है कि वे सीधे वहां दुकान, प्रयोगशाला या क्लिनिक ले जा सकते हैं। यानी सीधे जेपलिन क्लिनिक में आया, उतरा, कृपया कुछ सेवाएं उपलब्ध थीं, कुछ हुआ, फिर आगे उड़ान भरी। मोबाइल क्लिनिक के साथ एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, वे बसों में भी हैं, आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं, और एक ट्रेन भी शुरू करने की योजना है। लेकिन बस हो या ट्रेन, इसके लिए सड़क की आवश्यकता होती है सबसे पहले। यहाँ पर जहाँ कल्पना की कोई सीमा नहीं है, यहाँ सड़कों की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आसमान खुला है जहाँ चाहें उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। इन हवाई अड्डों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे खुले खेत में उतर सकते हैं, और बेहतर है कि सीधे पानी पर उतरें। खैर, पानी पर उतरे हुए क्लिनिक, ये तो बस निश्चित रूप से सभी के लिए कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ उन्हें विज्ञापनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सबसे सामान्य उपयोग है। हाँ विज्ञापन, ये तो हर चीज में और हर जगह है। जेपलिन पर यह कुछ नया है, विशाल, जो आसमान में उड़ता है। यह स्पष्ट है कि इसके लिए भुगतान किया जाता है, लेकिन यह इसका मुख्य उपयोग नहीं है। हालांकि जब उद्योग एक गतिरोध में फंस गया तो यह हाल के समय में केवल विज्ञापन पर निर्भर हो गया।
सभी ये जेपलिन जो जर्मनी में बनाए गए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किए जा रहे थे, वास्तव में विज्ञापन के रूप में ही उपयोग किए जा रहे थे, और शायद ये वर्तमान में सभी के ध्यान में आए ड्रोन के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है। जेपलिन भी अच्छी प्रतिस्पर्धा प्रदान करते हैं, क्षेत्र की निगरानी, छोटे कार्यों का परिवहन। संभवतः जेपलिनों ने प्रतिस्पर्धा नहीं की है, वे वह कर सकते हैं जो ड्रोन कभी भी जीवन में नहीं कर सकते। किसी शहर के ऊपर कुछ दिनों के लिए लटकना या एक सप्ताह तक प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के साथ तैरना, आग पर नजर रखना। कौन सा ड्रोन? आधा घंटा, अधिकतम 1 घंटा। सबसे उत्कृष्ट पंख वाले ड्रोन, हाँ, यहाँ थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी पंख वाले ड्रोन उतना नहीं ले जा सकते जितना जेपलिन थोड़ा अधिक ले जा सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा युग है जिसे बिना पायलट के उड़ने वाले रोबोटिक स्टेशनों का माना जाता है। वास्तव में एक पूरी उड़ने वाली प्रयोगशाला होगी। इस तरह का ड्रोन अन्य ड्रोन का वाहक बन सकता है। दिलचस्प समस्या है, जब एक बड़ा जेपलिन उड़ता है और उससे ड्रोन उड़ान भरते हैं, कहीं सेवा करते हैं और फिर वापस लौटते हैं। प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त उपकरण की तरह है जिससे सब कुछ एक साथ मिलकर बेहतर हो जाता है। यानी उपयोग के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश हैं और निश्चित रूप से ये दिशा निर्देश वर्तमान में भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हेलीकॉप्टर सामान और लोगों को ले जाते हैं और विमान करते हैं। जेपलिन का लाभ क्या, क्यों उपयोग करें? तो पारंपरिक योजना के अनुसार सभी लोग जो अपनी जिंदगी को जेपलिनों से जोड़ते थे, वे 1 टन को 1 किलोमीटर तक ले जाने की लागत की गणना से शुरू करते थे, और एक निश्चित आकार के जेपलिन के साथ सभी मौजूदा लॉजिस्टिक समाधानों में से सबसे लाभदायक माल परिवहन शुरू होता है। तो यह किस तरह से बेहतर है? कम से कम इस बात से कि यह सस्ता है। यानी हम वही काम कर सकते हैं, विशेष रूप से माल के साथ, केवल सस्ता। इसके अलावा जेपलिन और भी अधिक माल ले जा सकता है। जेपलिन की उत्पादन लागत कम है। यदि हम तुलना करें तो हेलीकॉप्टर या जेपलिन का उत्पादन करना, तो समान लोड क्षमता के साथ जेपलिन का उत्पादन करना सस्ता है। यदि विमान के साथ तुलना की जाए तो यह विमान की तुलना में काफ़ी सस्ता है। यह विमान का प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता क्योंकि विमान तेजी से उड़ता है। यानी जेपलिन पर इतनी दूर यात्रा करना कोई मतलब नहीं है अगर यह ऊंचाई गति वाला जेपलिन नहीं है। लेकिन ऊंचाई गति वाला जेपलिन पहले से ही विमान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लेकिन यह वास्तव में एक ऐसी संभावना है जो अभी काफ़ी दूर है और फिलहाल ऊंचाई गति की बात नहीं हो रही है। ये कई लोगों के लिए एक सपना है और शायद कभी न कभी ये सच होगा, लेकिन ये विमान के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं है और यह हेलीकॉप्टर का प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर छोटा है तो वह कहीं कुछ पकड़ सकता है, खींच सकता है, लेकिन जेपलिन फिर भी बड़ा है। यहाँ कोई धोखा देने की बात नहीं है। यानी हर चीज़ का अपना उपयोग है और जेपलिन का भी एक बड़ा व्यापक उपयोग है जो किसी अन्य चीज़ के साथ नहीं मिलता। ये बस एक दूसरे को पूरा करता है। हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए एक अतिरिक्त हवाई उपकरण आ रहा है जो वास्तव में वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, वास्तविकता में। और अगर आप उन प्रतिस्पर्धियों पर ध्यान दें जिनके बारे में आपने आज बात की, तो वे किस दिशा में लक्ष्य बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि ब्रिम वह बचाव अभियानों के लिए है ना? तो वो ऐसा नहीं है कि वह खुद को पेश कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसने अपने लिए एक जेपलिन कोवचेक बनाया है। उसने ये भी कहा कि यह बचाव अभियानों के लिए है, अगर कहीं कुछ नष्ट हो गया है तो कहीं उड़ान भरने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर शायद ये उसकी एक ऐसी स्टेशन थी अगर अचानक कोई हलचल होती है तो, और इंतजार करना। लेकिन उसके जेपलिन के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद उसे जो भी होगा वह नहीं होगा और उसे सभी को अच्छे से धन्यवाद कहना चाहिए। तो चलिए इसी पर ख़त्म करते हैं अन्य। और अब इन सभी गलतियों को जानने के बाद कुछ नया इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या उसके पास पर्याप्त उत्साह होगा? शायद होगा। और मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं प्रतिस्पर्धी, वे सहयोगी हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तब होती है जब बाजार पहले से ही बंटा हुआ हो। लेकिन यहाँ जब ऐसा कुछ नहीं है तो इसे बनाना होगा। इसलिए जेपलिन के सहयोगी अभी मुख्य रूप से पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यह सामान्यतः अच्छा है, क्योंकि हमारे ग्रह पर पर्यटन, मुझे वास्तव में नहीं पता, देखना होगा कि कुल वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत पर्यटन है। मुझे लगता है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, और सभी को पर्यटन के जेपलिन चाहिए। अरबों को चाहिए, यूरोपियों को चाहिए और चीनी लोगों को भी चाहिए। चीनियों ने इस जेपलिन का निर्माण किया है जो हमारे जेपलिन के AU-30 से संदिग्ध रूप से मिलता है।
उड़ान परीक्षण पूरे हुए और अब 10 ऐसे जेपलिनों की एक श्रृंखला का आदेश दिया गया है। ये बिल्कुल वही मॉडल है जैसा कि अब जर्मन अपने नए जेपलिन के साथ ही कर रहे हैं। वहाँ लगभग 15 लोग थे जो 1 घंटे की किसी एक्सकर्शन के लिए आए थे और फिर समूह बदल गया। देखिए, चीन ने अब 10 उपकरणों का आदेश दिया है ताकि उसी मॉडल का उपयोग करके जेपलिनों का उपयोग किया जा सके। ये स्पष्ट है और किसी तरह से उन्हें वाणिज्यीकृत किया जा सके। फ्रांसीसी एक बड़ा सौर जेपलिन बनाने का वादा कर रहे हैं जो कि पर्यटन के लिए होगा। इसकी बड़ी सतह सौर पैनलों से ढकी होगी और ये केवल इलेक्ट्रिक मोटरों पर चलेगा। ये उनकी हरी एजेंडा है। बहुत अच्छा। पर्यटन। अंग्रेज अपने एयरलैंडर बना रहे हैं। यह इसके गतिशीलता और अन्य पहलुओं के बारे में एक काफी विवादास्पद परियोजना है। ऐसा लगता है कि इंग्लैंड से उत्तरी ध्रुव और वापस यात्रा करने के लिए ऐसे कई उपकरणों के उत्पादन के लिए भी एक निवेशक मिल गया है और वहां टिकट की कीमत लगभग प्रति व्यक्ति $200,000 है। उन्होंने दर्शक वर्ग ढूंढा होगा जिसमें वे इसे चलाएंगे। छोटे जेपलिन पहले से ही अफ्रीका में उपयोग किए जा रहे हैं। यह एक ऐसा जेपलिन है जो दूर दराज के स्थानों पर दवाइयां और अन्य सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन के रूप में कार्य करता है। उन्होंने पहले परीक्षण किए हैं। परीक्षण सफल रहे। एक निवेशक मिला जिसने इसका भुगतान किया। अब निवेशक नहीं बल्कि एक कंपनी मिली है जो दवाओं के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसने इस उपकरण पर लॉजिस्टिक्स को लागू करने के लिए उन्हें पैसे आवंटित किए हैं। लेकिन हम अभी तक वित्तीय रिपोर्ट नहीं देख पाए हैं ये जानने के लिए कि उनके लिए ये कितना लाभदायक है या नहीं और इसी तरह की बातें। लेकिन यहाँ देखो, ड्रोन माल परिवहन किसी यूरोपीय देश में शुरू हो गया है, लेकिन वह एक छोटा ड्रोन है। ये तो बस हवा का खिलौना है, जैसे कि इसे जेपलिनिस्ट कहते हैं। केवल धूप वाले मौसम में और शांत हवा में वह कहीं उड़ सकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी हवा दाईं या बाईं ओर होती है वह कहीं नहीं उड़ पाएगा। किसी यूरोपीय देश में, मुझे ठीक से याद नहीं है कि कौन सा, वहाँ वास्तव में एक प्लेटफॉर्मीय एरोस्टैटिक उपकरण शुरू किया गया है। वास्तव में सभी जेपलिन बस एक वायुगतिकीय उपकरण ही हैं। हवा का जहाज। बस जेपलिन का मतलब है नियंत्रित। एक गुब्बारे को कोने पर छोड़ देते हो तो वह बिना नियंत्रण उठता है। ये एक एरोस्टेट है। अगर तुमने वहां कोई इंजन जोड़ा है तो ये किसी न किसी तरह से मैन्यूवर कर सकता है। ये एक जेपलिन है, एक नियंत्रित संगीतकार। और इस प्रकार जैसे नियंत्रित उपकरण को यूरोपीय लोगों ने विद्युत लाइन की निगरानी के लिए बनाया है, वह वास्तव में अभी उनके लिए कुछ हद तक आंशिक रूप से नियंत्रित है, लेकिन वे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। और खैर, कुल मिलाकर अगर संक्षेप में कहें तो यह ज्यादातर पर्यटन है। हाँ, पर्यटन। हम तब केन्या में भी देख रहे थे। जो तुमने कहा, उड़ती हुई क्लिनिक, वास्तव में यह कोई काल्पनिक दिशा नहीं है, क्योंकि केन्या में पहले से ही एक जेपलिन है जो दवाइयां वितरित करता है, मुझे लगता है, और वह भी बिना पायलट के। इसलिए चिकित्सा में निश्चित रूप से इसके उपयोग के लिए बहुत सारे अवसर हैं और स्पष्ट रूप से वास्तव में जब तकनीकें अनुमति देती हैं तो पूरे विश्व में किसी न किसी दिशा में विकास शुरू होता है। और जेपलिन स्पष्ट रूप से अब यही दिशा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सभी लगभग एक ही समय पर जागरूक हुए हैं और उन्हें बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें रूस भी शामिल है। रूस सरकार ने आदेश दिया है कि हमें इस विषय को यहाँ विकसित करना चाहिए। सही है? हाँ, आधुनिक रूस में जेपलिन बनाने की कोशिशें पहले भी हुई हैं, जिन्हें मैं निश्चित रूप से कुछ हद तक सफल मानता हूँ। ये और भी है कि अलेक्जेंडर निकोलेविच किरिल ने एरोस्टैटिक्स पर काम किया और कंपनी अवगुर ने AU-11, 12, 30 जैसे विभिन्न मॉडल बनाए। और जब यह आंदोलन आकार ले रहा था तब भी वे सभी कुछ न कुछ नियमात्मक दस्तावेज, कुछ अधिनियम, जेपलिनों के बारे में कुछ सरकार में चर्चा में आ रहे थे। और जैसे कि मुझे बताया गया, वह विशेष प्रविष्टि जो कभी वहां रखी गई थी अब सामने आई है। यानी वे अपने कार्यों की सूची में किसी सूची तक पहुंच गए हैं। वहाँ एक बुकमार्क है, जैसे ये जानने के लिए कि क्या हम वास्तव में जेपलिन बना सकते हैं। और चूंकि यह वहाँ पहले से ही है, हाँ, सरकार को इसे जारी करने या नियमों का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर मैं इन सरकारी दस्तावेजों को समझ नहीं पाता, लेकिन बात यह है कि इस वर्ष के अंत तक सरकार को वास्तव में जेपलिन उद्योग के बारे में या यहाँ तक कि जेपलिनों से संबंधित विभिन्न और महत्वपूर्ण कुछ भी प्रस्ताव प्राप्त करने की वास्तव में महत्वपूर्ण उम्मीद है।
ये एक उपकरण होगा, ये उपकरणों की एक श्रृंखला होगी, और ये किस लिए आवश्यक है, ये कौन सी समस्या का समाधान करेंगे, या क्या यह एक पूरे उद्योग के लिए एक प्रारंभिक कदम है। सिर्फ परियोजनाएं कहती हैं ठीक है, एक कार्य है, हम खुले हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे माप लिया है। यहाँ 30 से 200 टन तक है, और हमारे उत्तरी आर्कटिक दिशा के विकास के लिए टिप्पणी के साथ वे बस इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन क्या प्रस्तावित करेगा। जैसे तो अब हम पर आते हैं, हम थोड़ा सा विस्तार से क्या प्रस्तावित करना चाहते हैं। वास्तव में यह देखते हुए कि जेपलिन विषय में रुचि वास्तव में उच्च है, और यह देखते हुए कि रूस में बहुत से लोग हैं जो न केवल जेपलिन बनाना चाहते हैं, बल्कि वे भी हैं जिन्होंने वास्तव में उन्हें बनाया है, जिनके पास इस क्षेत्र में परिणाम हैं, जैसे कि पेटेंट और तकनीकें, यह स्पष्ट हो गया कि हाँ, वास्तव में रूस के बाजार में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नेताओं बनने के सभी अवसर हैं, और उन विशाल कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो वर्तमान में हैं, कम से कम बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है, और अक्सर बड़ी कंपनियां हैं, और हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और वास्तव में ये केवल वह नहीं है जो हम कर सकते हैं, हम ये कर रहे हैं, और इसमें नंबर 1 बनने के सभी मौके हैं। लड़ाई करना, मुकाबला करना, द पशा भी एक जूडो खिलाड़ी की तरह। हाँ, यहाँ हमें इस शानदार उज्जवल भविष्य का निर्माण एक साथ करना चाहिए, क्योंकि जेपलिन का उपयोग कभी युद्ध में किया गया था, लेकिन अब यह शायद ही सैन्य है, क्योंकि सैनिक बहुत दूर और लंबे समय के लिए चले गए हैं। यह अब एक शांतिपूर्ण परिवहन है, और सहयोगियों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा, हाँ। हाँ, सहयोग में। हाँ, और नतीजतन यह देखते हुए कि इस दिशा को विकसित करने के लिए सब कुछ ही मौजूद है, प्रोजेक्ट नए पीढ़ी के जेपलिन का निर्माण किया गया, जिसके तहत एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम नोवा है। हम अब इस कंपनी के कार्यालय में हैं, और चलिए बात करते हैं कि हम जेपलिनों के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं, और हम इस पर सबसे महत्वपूर्ण कैसे कमाई करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का एक हिस्सा हर एक आप में से प्राप्त कर सकता है। चलिए मैं मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करता हूं, और फेडोर फिर विस्तार से बताएंगे। मैं पहले थोड़ा रुको, उन बिंदुओं के बारे में कहना चाहता था जो स्पष्ट रूप से बनाए जा रहे हैं। तुम कह रहे हो कि हम इसे व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन हमने इसे क्राउड फंडिंग की मदद से व्यवस्थित किया है। और ये भी कहना चाहूंगा कि वास्तव में क्राउड फंडिंग और जेपलिनों का विषय वास्तव में एक ऐतिहासिक विषय है। बहुत बड़ी संख्या में जेपलिनों पर धन जुटाया गया था, और जर्मनी में उन पर पैसे इकट्ठा किए गए, और इंग्लैंड में भी उन पर पैसे इकट्ठा किए गए, और वह भी 100 साल पहले, और सोवियत संघ में भी उन पर पैसे इकट्ठा किए गए। वहां तो पूरे 2 जेपलिनों के लिए पैसे इकट्ठा किए गए, एक के लिए नहीं बल्कि 2 के लिए। लोगों तो मुझे नहीं पता, शायद ये जेपलिनों की किस्मत है कि लोगों को एकत्रित होना चाहिए और फिर भी हवा के जहाज को आसमान में उड़ाना चाहिए। और हम केवल इस पर निर्भर नहीं थे कि वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य हैं, बल्कि यह भी कि लोग योगदान देना चाहते हैं। कुल मिलाकर इंटरनेट पर यह पूछने के लिए कि जेपलिन क्या है और जेपलिन कहाँ गए, बहुत सारे अनुरोध हैं। केवल रूसी भाषी इंटरनेट में हर महीने सैकड़ों हजारों जेपलिन कहाँ गए वीडियो की दृश्यता की संख्या अविश्वसनीय है। और कुल मिलाकर हम अब निश्चिंतता से कह सकते हैं कि परियोजना की शुरुआत के बाद से कुछ महीने बीत चुके हैं, और सभी में बहुत उत्साह है, सामान्य लोगों के साथ साथ उन विशेषज्ञों के लिए भी जो विमानन उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। जैसे तुम जानते हो, सब बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, सो रहे थे। जेपलिन, बिल्कुल, और इतने सारे प्रस्ताव, इतनी सारी चीज़ें। हाँ, और इसलिए क्राउड वास्तव में एक भाग्य है, एक ऐतिहासिक भाग्य। लेकिन केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि आंकड़े भी यह दिखाते हैं कि सभी को यह बहुत दिलचस्प लगता है, और सभी उन्हें देखना चाहते हैं। हाँ, और वैसे मैं 2 ऐसे क्राउड फंडिंग के बारे में जानता हूँ, वे दोनों सफल रहे। एक है जेपेरिन जर्मनी में, और दूसरा है सोवियत संघ में डायरिजेबल पर कॉम्सोमोल्स्काया प्रावदा। तो हम भी लगता है तीसरे सफल होंगे। वहाँ तीसरा नहीं है, अगर गिनती करें तो कहीं पांचवा है। मैं 3 के बारे में जानता हूँ, 2 के बारे में हमारे अलावा। स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि जेपलिन हो, और इसका मतलब है कि ऐसा ही होगा। अब तो इससे भी कमाई की जा सकती है। कंपनी के तहत जो कुछ भी वास्तव में बनाया जा रहा है, उस पर बात करते हुए, यह जेपलिन कंपनी क्या है
जो इन उड़ने वाले यंत्रों का निर्माण करेगी। यह स्पष्ट है कि ये लोग सबसे पहले लोग हैं। अब टीम एकत्रित हो रही है, मुख्य आधार पहले से ही मौजूद है। यहाँ कार्यालय में हर दिन लगातार काम चल रहा है। हमने वेबिनार शुरू किए और जैसे ही लोग जाने लगे, शायद ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, चूंकि हम 5 बजे शुरू हुए, पिछले बार लोग धीरे धीरे गुजर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई शोर ना हो, इसलिए काम बहुत फलदायी तरीके से चल रहा है। जल्द ही हम कार्यालय का अवलोकन करेंगे और यह सब आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर यह कार्यालय और ये लोग जहां हम वर्तमान में हैं, वास्तव में यही सबसे पहला डिजाइन कार्यालय है। यह वह स्थान है जहां इन उड़ने वाले यंत्रों का डिजाइन और विकास किया जाएगा। इसके अलावा 2 एलिंग के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की योजना है, जहां वर्का डेरजावा होती है और उनका रखरखाव किया जाता है। अब फेडोर कॉन्स्टेंटिनोव बताएंगे कि और कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। यह उत्पादन स्वदेशी है, जहां विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों का विकास किया जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरी तकनीक को किसी ठेकेदारों को नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि कुछ हिस्से अन्य स्थानों पर डिजाइन और निर्मित किए जा सकते हैं। यह एक स्कूल है जहां पायलटों को, और केवल पायलटों को ही नहीं बल्कि अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह डिजाइन ब्यूरो केवल अपने जेपलिनों पर ही काम नहीं करेगा, बल्कि ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अद्वितीय और विशिष्ट जेपलिनों का विकास भी करेगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यह उद्यम पहले से ही काम कर सकेगा। हम 3-5 वर्षों के विजन पर बात कर रहे हैं, जिसे हम वर्तमान प्रोजेक्ट और फंड में करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम पहले से ही कंपनी को 10 वर्षों तक देख रहे हैं और हम आपको ये सब दिखाएंगे। फेडोर, चलो विस्तार से बात करते हैं। यहाँ एक डिजाइन कार्यालय है। हमारे पास ऐसा पहला पहेली है, यहाँ अभी क्या हो रहा है? दरअसल हम उसी डिजाइन कार्यालय में हैं। आगे क्या होगा? हाँ, हमने यह प्रस्तुति काफ़ी समय पहले की थी और परियोजना विकसित हो रही है और यह पहले चरण की ओर निश्चित रूप से बढ़ रही है, जबकि 0 चरण प्री स्टार्ट है। इसलिए हम कह रहे थे कि कुछ चीज़ें बदल सकती हैं और प्रस्तुति तो और भी। कुल मिलाकर निर्माण कार्यालय शब्द अच्छा है। निर्माण कार्यालय का गठन होगा और पहले से ही हो रहा है, लेकिन सामान्यतः हम मुख्य रूप से एक प्रबंधकीय कंपनी, एक होल्डिंग का गठन कर रहे हैं जिसमें निर्माण कार्यालय भी शामिल होगा, और यह हम पहले से ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस कार्यालय में इस होल्डिंग का मूल ढांचा तैयार किया जा रहा है। यहाँ केवल डिजाइनर नहीं है, बल्कि वित्तीय भाग, वाणिज्यिक भाग, उत्पादन भाग और स्वाभाविक रूप से डिजाइनर भाग भी है। डिजाइनर भाग मुख्य रूप से एक विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में कार्य करता है, जैसे कि एक वैज्ञानिक तकनीकी समिति। और हमने सोचा, बल्कि यह तो आप वहाँ हैं, फिर हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे। कुल मिलाकर यहाँ कार्यालय में एक मुख्य उद्यम के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है जहाँ से विकास का प्रबंधन किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि यहाँ भी कुछ विकास किए जाएंगे, लेकिन यह पूरी तरह से इस होल्डिंग के भीतर एक पूर्ण डिजाइन कार्यालय के गठन के लिए होगा। तो स्वाभाविक रूप से समय की आवश्यकता होगी। हमारे पास वर्तमान में विशेषज्ञों की एक सूची है जो विशेष रूप से निर्माण और डिजाइन कार्यालय की कार्यक्षमता से संबंधित है। वहाँ पहले से ही लगभग 15 लोग हैं, ताकि आप समझ सकें। पिछली कंपनी जिसने AU30 बनाया था, उनके पास 10 लोगों का मुख्य ढांचा था। हाँ, तो मतलब बाकी सब ठेकेदार हैं, ठेकेदार एक बार फिर ठेकेदार लगभग भी, और सब कुछ काम कर रहा है। मुख्य ढांचा डिजाइनरों के लिए तैयार किया गया है, उत्पादन के लिए तैयार किया गया है, व्यावसायिक हिस्से को तैयार किया जा रहा है, और वित्तीय मामले में सोलर है। हाँ, और हमें 3 वर्षों में न केवल डिजाइन ब्यूरो का गठन करना है, बल्कि इस पूरी मात्र कंपनी को भी बनाना है, जो न केवल डिजाइन ब्यूरो का प्रबंधन करेगी, बल्कि कई क्षेत्रों को भी शामिल करेगी, जैसे कि डिजाइन से लेकर संचालन तक। और लगभग 10 कार्यों को पूरा करना होगा, और यह होल्डिंग कंपनी में 10 दिशाएं होनी चाहिए, और इसे सभी को नियंत्रित किया जाना चाहिए, प्रबंधित किया जाना चाहिए और अन्य। तो शर्तों के अनुसार हाँ, एक डिज़ाइन ब्यूरो का गठन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पाशा ने दिखाया फिर से पुरानी प्रस्तुति के अनुसार प्रोजेक्ट किया जाएगा।
संक्षेप में, बिना किसी संदर्भ के कि ये पुरानी है, मैं थोड़ा और विस्तार से बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। हाँ, अब सोमवार को हमारे पास एक वैज्ञानिक तकनीकी परिषद होगी जिसमें हमारी टीम के भीतर नोवा प्रस्तुत की जाएगी। इस कंपनी के भीतर एक वैज्ञानिक तकनीकी परिषद होगी जहां उपकरण का पहला रूप उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहले से ही उस उत्पाद का परिणाम है, कहने के लिए परियोजना के भीतर मानसिक गतिविधि का। हमने पहले पुराने विकास की प्रस्तुति के बारे में बात की थी। वे लगभग वैसे ही हैं और रहेंगे, लेकिन अब कुछ स्पष्टता और अन्य चीज़ें आ रही हैं। और जैसे ही सोमवार को हमारा वैज्ञानिक तकनीकी परिषद होगा, अगर सब कुछ सर्वसम्मति से हुआ तो हम वहाँ कुछ दिखा सकेंगे। अगर परियोजना में सुधार होंगे तो इसका मतलब है कि यह सब कुछ दाईं ओर खिसक जाएगा, लेकिन यह पहले उपकरण के संबंध में होगा जिसे यहाँ 2 टन के रूप में उल्लेखित किया गया है। यहाँ कहा गया है कि हम 2 बनाएंगे। वास्तव में हम और भी बना सकते हैं, लेकिन हमें पहले उपकरण को 1 साल में बनाना काफ़ी है, शायद इससे भी तेज़ी से। ये पूरी तरह से बिना पायलट के संस्करण में वास्तव में बनाया जाएगा। हम पहले ही इस पर पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक तकनीकी परिषद में हम यह पुष्टि करेंगे कि यहाँ निश्चित रूप से एक गोंडोला होगा, स्वाभाविक रूप से, और यह बदलने योग्य होगा या वैकल्पिक रूप से पायलट किया जा सकता है, या पूरी तरह से बिना पायलट का होगा, या बिना पायलट का मालवाहन होगा, या वैकल्पिक रूप से पायलट किया जा सकता है। सामान्यतः ये सभी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना क्या है। ये सबसे तेज़, सबसे जल्दी लागू होने वाली, सबसे सस्ती, शर्तों के अनुसार हमारे क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाला है, और ज़्यादातर यह क्षमताएं डिज़ाइन से अधिक बल्कि संगठनात्मक हैं। गर्मी का गुब्बारा बनाकर हवा में उठाया जा सकता है, 100 साल पहले पहले साबित हुआ। अब यह हमारे समूह का सवाल है। यह हम खुद के लिए कर रहे हैं। हमने एक साथ मिलकर काम किया, हमने एक उपकरण बनाया, इसमें हमें 1 साल लगा, इसमें निश्चित मात्रा में ऊर्जा, पैसे और इसी तरह की अन्य चीज़ें लगीं। लेकिन यह केवल प्रमाणित नहीं है कि हम आकाश में उठ गए हैं, बल्कि इसमें इसके व्यावसायिक उपयोग का भी पता चलता है। बिना पायलट के मोड में यह ड्रोन की तरह माल परिवहन के कार्य कर सकेगा, कृपया कुछ निगरानी के लिए भी। और यह सब अब इसके तकनीकी विशेषताओं में शामिल किया जा रहा है। सोमवार को एक परिषद होगी, परिषद के बाद हम प्रस्तुति को स्पष्ट करेंगे। लेकिन उपकरण वास्तव में फिर से एकल नहीं बनाया जा रहा है। प्रक्रियाएं इस तरह से व्यवस्थित की जा रही हैं कि इसे सभी को श्रृंखला में उत्पादन किया जा सके। और दूसरा उपकरण, जिसे यहाँ 10 टन के रूप में उल्लेखित किया गया है, वह अगला है जिसे हम इस पहले के बाद उत्पादन करना शुरू करेंगे। जैसे यह उपकरण पहले से अधिक गंभीर होगा, यानी यदि हम अभी 500 किलोग्राम से लेकर 1.5 टन तक की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ 2 टन का उल्लेख किया गया था, यह भी थोड़ा है। सामान्यतः अगले 10 टन का उपकरण पहले से ही बहुत गंभीर होगा। यह पहले से ही एक कठोर योजना है। यह पहले से ही थोड़े अलग समय सीमा है। यह स्वाभाविक रूप से अलग पैसे, अलग जिम्मेदारी का स्तर है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उपकरण की लागत, उन सेवाओं की लागत भी अलग होगी जो यह प्रदान कर सकता है। यह अगला कदम है। वैज्ञानिक तकनीकी परिषद इसकी तकनीकी विशेषताओं, इसके बाहरी रूप, संयोजन आदि पर चर्चा करेगी। मुझे लगता है कि यह नए साल के करीब, शायद नए साल के थोड़ा बाद होगा, लेकिन इस परियोजना के तहत इन उपकरणों का निर्माण योजना में है। स्वाभाविक रूप से हम इसके सटीक रूप, इसकी विशेषताओं आदि के साथ पहले से ही तय कर रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से ई-लिंक का उत्पादन करना होगा, क्योंकि पहले उपकरण के लिए भी हमने ई-लिंक का उत्पादन करने की योजना बनाई थी, लेकिन हमने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोचा, क्यों ना इसे थोड़ा छोटा किया जाए ताकि यह उन मानक एरोड्रोम में समा सके जो हर जगह 12 मीटर के दरवाज़ों के साथ हैं, ताकि पहले चरणों में निर्माण में निवेश न करना पड़े और परियोजना के पैसे को अधिक प्रभावी ढंग से खर्च किया जा सके।
खर्च नहीं करना बल्कि निवेश करना स्वाभाविक है। हालांकि निर्माण में निवेश करो और तुम नुकसान नहीं उठाओगे, लेकिन हम तो आसमान में निवेश कर रहे हैं और निश्चित रूप से नुकसान नहीं उठाएंगे। हमने एक छोटा उपकरण बनाया है और यहाँ प्रस्तुति 2 एलिंग के बारे में होगी, लेकिन हम इसे 3 साल से घटाकर 1 साल कर रहे हैं। पहले उपकरण को परियोजना की शुरुआत में 3 साल में उठाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह सब एलिंग के निर्माण पर निर्भर था। अब हम इसे 1 साल में घटा रहे हैं। पहला उपकरण 1 साल में उड़ान भरेगा। इसके लिए वास्तव में एलिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे उपकरण के लिए निश्चित रूप से एक गंभीर एलिंग का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। हाँ, यहाँ ज़मीन है, एलिंग। और एलिंग में ये कैसे दिखेगा? वहाँ उनके साथ वास्तव में क्या होगा? एलिंग एक गर्मी का गुब्बारा रखने के लिए गैरेज नहीं है, हालांकि इसका उपयोग किया जा सकता है। सभी गर्मी के गुब्बारे स्वतंत्र सड़क भंडारण के साथ बनाए जाएंगे, जैसे कि विमान और हेलीकॉप्टर आराम से खड़े होते हैं। समझ में आता है वहाँ कहीं पर पंखों पर कवर डालने की ज़रूरत है, लेकिन कुल मिलाकर यह बाहरी भंडारण है और गर्मी के गुब्बारे वास्तव में ऐसे ही डिज़ाइन किए जाएंगे। एलिंग मुख्य रूप से एक असेंबली शॉप है और ऐसा स्थान है जहाँ गर्मी का गुब्बारा की सर्विसिंग की जाती है, एक कार की तरह। इसका भी एक चक्र होता है जब कुछ जांचना, कुछ बदलना और कभी कभी कुछ मरम्मत करना आवश्यक होता है। यानी ज़्यादातर समय असेंबली शॉप से आने वाले सभी घटकों से गर्मी का गुब्बारा बनता है और फिर यह स्वतंत्र हो सकता है और सड़क पर घूम सकता है, लेकिन फिर भी इसे समय समय पर असेंबली शॉप में लौटना पड़ेगा और इस असेंबली शॉप का निर्माण करना होगा। निश्चित रूप से बड़े उपकरणों के लिए मौजूदा असेंबली शॉप हैं और मैं 10 टन को पहले से ही बड़ा मानता हूँ। हालांकि यह 200 टन के रूप में अत्यधिक बड़ा नहीं है, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से बस उपकरण को देखकर और यह कहकर कि यह छोटा है या नहीं, 10 टन पहले से ही छोटा नहीं है। बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है। वहाँ कार्यशालाएं हैं। मुझे याद नहीं है कि कारखाने का नाम क्या था जो क्रास्नोयार्स्क में बनाया गया था, ताकि वहाँ उत्पादन स्थापित किया जा सके और उन जलयानों का निर्माण किया जा सके जो नदी व और समुद्र में चलते हैं। वहाँ विशाल दरवाजे हैं और खुद कार्यशाला भी विशाल है और शुद्ध रूप से सैद्धांतिक रूप से इसमें एक बड़ा उपकरण भी इकट्ठा किया जा सकता है। हमने ऐसा विकल्प पाया है जिसे हमने पहले नहीं देखा था। कुल मिलाकर वहाँ एक बड़ा उपकरण इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने खुद के एलिंग का निर्माण करना एक असेंबली तकनीक है। यह या तो मौजूदा चीज़ों के लिए अनुकूलित किया जाएगा या हम एक अनुकूलित श्रृंखला बनाएंगे। निश्चित रूप से अनुकूलित श्रृंखला का चयन होना चाहिए। यह उड़ान क्षेत्र होना चाहिए और वहाँ नदी में भी गर्मी का गुब्बारा डालना संभव है, लेकिन शायद हम बाकी सभी एलिंग्स को नदी पर लाने के लिए काम नहीं करेंगे। यानी अपने लिए एक एलिंग बनाना जरूरी है और वह स्वाभाविक रूप से बनाएगा। यह पूंजीकरण है, यह स्पष्ट है। कंपनी, यह सब उसकी किस जमीन पर, सवाल ये बनाया जाएगा। और यहाँ पाशा ने कहा कि कई विकल्प हैं, जबकि वास्तव में विकल्प कुछ ही हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए, जैसा कि हमेशा होता है, एक ही है, वह जो होगा। बाकी सब भ्रांतियां हैं। जमीन खरीदी जा सकती है कृषि उपयोग के लिए। इसे पंजीकृत करने में बहुत समय लग सकता है। इसे गर्मी के गुब्बारे ड्रोम में बदलने के लिए आप उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसके पास पहले से अपना एयर गार्ड है और वह किसी सहयोग में, उदाहरण के लिए, एक छोटे भूखंड को किराए पर देने के लिए तैयार है। ठीक है, सही में एक बड़े भूखंड के लिए, ताकि हम वहां एक एलिंग स्थापित कर सकें। हम किसी अन्य एरोगार्ड के साथ इस पर सहमति बना सकते हैं कि हम बस साझेदारी में प्रवेश करते हैं, जैसे कि सह संस्थापक के रूप में, और यह भूमि पहले से ही परियोजना की भूमि बन जाती है और वहाँ एक एलिंग बनाया जा सकता है या एक तैयार एरोगार्ड खरीदा जा सकता है। ऐसे भी बिकते हैं जिनमें उड़ान क्षेत्र होता है। यहाँ तक कि ऐसे भी हैं जिनमें गर्मी के गुब्बारे के पहले निर्माण के लिए उपयुक्त एलिंग है। और हम अभी तक सभी प्रस्तावों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाए हैं, ताकि कोई प्रबंधन निर्णय लिया जा सके कि हम आगे कहाँ बढ़ेंगे। लेकिन यह भी तार्किक है कि यह अपना होना चाहिए। यानी अगर इसे खरीदा जाता है तो यह सस्ता नहीं होता, बल्कि महंगा होता है जब इसमें पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन जब यह किसी और का होता है तो यहाँ जोखिम उत्पन्न होते हैं, अगर यह किराए पर है या यहाँ तक कि किसी के साथ साझेदारी में है। इसलिए ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन महत्वपूर्ण है। वो कैसी होगी ये तो समय ही बताएगा, देखते हैं। उत्पादन स्कूल। स्कूल, हाँ,
ये एक बहुत अच्छा दिशा है, बहुत महत्वपूर्ण। केवल पायलटों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी तैयार करना है जो पायलटों को तैयार करते हैं, और तकनीशियनों को भी तैयार करना आवश्यक है। और कुल मिलाकर गर्मी के गुब्बारों का संचालन करने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता है। गर्मी के गुब्बारे बेचे जाते, उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण ज़रूरी है। हमारे लिए स्कूल महत्वपूर्ण है, बिना स्कूल के हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसे व्यवस्थित किया जाएगा। नेक हाल ही में स्थापित स्कूल से पहले से ही एक प्रस्ताव है, और यह केवल उससे नहीं है, वैसे उनके आधार पर कुछ करने का प्रस्ताव है। सामान्य तौर पर जब स्कूलों को पता चला कि हम गर्मी के गुब्बारे भी बनाने जा रहे हैं तो वे उत्साहित हो गए और कहने लगे कि हम गुब्बारों के पायलटों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। और लोगों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर वे यह भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार गर्मी के गुब्बारे के लिए कहाँ और कैसे काम पर लगना है। स्कूल इस परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा और यह इस होल्डिंग में भी शामिल होगा, और यह वैसे एक अलग व्यावसायिक इकाई के रूप में भी कार्य कर सकता है, क्योंकि लोगों को लगातार प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी सिखाना चाहिए। इसलिए स्कूल में आप पैसे भी कमा सकते हैं और स्कूल का आयोजन किया जाएगा। सबसे अधिक संभावना है कि स्कूल के लिए सक्रिय गतिविधियां पहले गर्मी के गुब्बारे के उड़ान भरने के समय के आसपास शुरू होंगी। हमारे पास स्कूल के लिए सक्रिय कार्य शुरू करने, विधियों, तकनीकों और अन्य चीज़ों के गठन के लिए लगभग 1 साल से थोड़ा कम समय बचा है। अब हम वैज्ञानिक तकनीकी परिषद का आयोजन कर रहे हैं। पहली तीसरी पुनरावृत्ति है। हम पहले उपकरण को समन्वयित कर रहे हैं और इस क्षण से हमारे पास यह समझ है कि पहले उपकरण के लिए क्या आवश्यक है, वहाँ कौन होगा, कितनी संख्या में, और अन्य बातें। और अब स्कूल के लिए सामग्री तैयार करना शुरू किया जा सकता है। अभी हाल ही में इस बारे में सोचा, अब उन्हें बुलाने का समय है। परियोजना के तहत उत्पादन के लिए शायद एक पूर्ण कारखाना नहीं बनाया जाएगा। हम नींव से शुरू करेंगे, फिर कारखाना बनाएंगे। यहाँ उत्पादन मुख्य रूप से कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं के अधिग्रहण के बारे में ही है, चाहे ये सामग्री की पाइपिंग हो या आवरण की भी, चाहे यह कुछ भी हो। नियंत्रण प्रणाली का प्रोग्रामिंग शर्तों के तहत आता है। यह उत्पादन की अवधारणा है जिसे हमने यहाँ रखा है। सामान्यतः ये कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना कोई भी उस चीज़ की नकल नहीं कर सकेगा जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम व्यापक सहयोग काम करेंगे। हमें गर्मी गुब्बारे उत्पादन कारखाना बनाने की नहीं चाहिए। देश पहले से कारखाने हैं, केवल हमारे देश, और हम व्यापक सहयोग में गर्मी का गुब्बारा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने पीछे कुछ तकनीकी प्रक्रियाएं नहीं छोड़ते हैं तो किसी को भी उसी सहयोग के माध्यम से वही करने के लिए कहने में कोई रोक नहीं है। बस वहाँ एक चेक मार्क लगाकर पेटेंट, बौद्धिक संपत्ति और अन्य चीज़ों को दरकिनार करते हुए इस अर्थ में, हाँ, उत्पादन बनाया जाएगा। जब तक हमारे पास हमेशा स्थान उपलब्ध है, हमारे पास एक साझेदार है जो परियोजना के नेताओं में से एक है, वह रुस्लान है। रुस्लान उत्पादन के अधिग्रहण, इसके आगे के स्थानीयकरण, श्रृंखला उत्पादन और अन्य चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा। रुस्लान के पास अपनी खुद की जगह हैं, उसके पास तकनीकें हैं और निश्चित रूप से कुछ मशीनरी पार्क है। यह लंबा हो सकता है क्योंकि यह कार्य अद्वितीय है। पहले वह एक अन्य के साथ सशर्त रूप से काम कर रहा था, लेकिन अब इसके आधार पर यह किया जा सकता है। तो यहाँ विशेष पूंजी निवेश नहीं होगा, लेकिन तकनीक का स्वामित्व स्वयं एक बौद्धिक संपत्ति के रूप में है, जैसे। और इस तरह ग्राहक ऐसे हैं। हम भी ग्राहकों के बारे में बात कर रहे थे कि यह कंपनी आने वाले कुछ वर्षों में जो तुमने कहा उसके अलावा बाहरी आदेश भी पूरा कर सकेगी। उदाहरण, सरकारी निगम कह सकता है कि विशेष कार्य है, गर्मी का गुब्बारा चाहिए, और उसके लिए उस गर्मी के गुब्बारे को डिजाइन करने, उत्पादन स्थापित करने की संभावना होगी। 3-5 वर्षों में बिल्कुल ऐसे ही ग्राहक सामने आएंगे, क्योंकि जैसे ही हम 1 साल में प्रदर्शक को हवा में उठाएंगे, पिछले वर्षों का अनुभव और सामान्य रूप से समझदारी यह सुझाव देती है कि अगर किसी को गर्मी के गुब्बारे की आवश्यकता है
तो शायद वे उस जगह पर जाएंगे जहां उन्हें हवा में उठाना आता है। और अगर हम यह करते हैं तो इसका मतलब है कि यह हम हैं। ये समझ है कि कौन आ सकता है और किस प्रकार के आदेशों के साथ। इस बारे में बात करना अभी जल्दी है, ये स्वाभाविक है। हम इस परियोजना की योजना 3-5 वर्षों के लिए बना रहे हैं। एक निश्चित वित्त पोषण राशि है। यह निश्चित समय सीमा है जो इस उपकरण के लिए प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने से भी संबंधित है। हम इसे 1 साल में उठाएंगे। थोड़े समय बाद हम इसे नेता को प्रयोगात्मक पहला देंगे, यानी वह वास्तव में पहले से ही इस लाइसेंस के आधार पर किसी प्रकार की व्यावसायिक उपयोगिता का प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना ताकि इसे श्रृंखलाबद्ध रूप से उत्पादित किया जा सके, ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें 1 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। 3-5 वर्षों की परिप्रेक्ष्य यह है कि उपकरण के पास पहले से ही प्रकार का प्रमाण पत्र है। यह पहले से ही श्रृंखलाबद्ध रूप से निर्मित हो रहा है और इसके संचालन या बिक्री से व्यावसायिक लाभ ला रहा है। इसलिए यह परियोजना 3-5 वर्षों की है। ग्राहक प्रदर्शन के बाद पहले भी आ सकता है। भुगतान करने पर वह कहेगा, ठीक है दोस्तों, आपने इस तरह के विशेषताओं वाला उपकरण बनाया है। मुझे 2 गुना बड़ा चाहिए या 1.5 गुना छोटा, लेकिन 1.5 गुना छोटा होना तर्कसंगत नहीं है। शायद अधिक की आवश्यकता होगी। ग्राहक इस विकास का भुगतान करता है और इस तरह आप क्राउड इन्वेस्टर्स के रूप में इससे कुछ लाभ पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो हम अभी मातृ कंपनी के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी पैसा जो यह कंपनी कमाएगी, चाहे वह कैसे भी कमाए, वह भी निवेशकों की कमाई में शामिल है। ये नहीं उड़ता। कोई भी मातृ कंपनियां जो उसी समूह कंपनियों या होल्डिंग के ढांचे में स्वाभाविक रूप से बनाई जाएंगी, उन्हें वास्तव में कंपनी नोवा द्वारा ही स्थापित किया जाएगा। और अब मैं अगले स्लाइड को दिखा रहा हूं जो अगले 5-10 वर्षों की संभावनाएं हैं। ये देखा जा सकता है कि यहाँ अधिक एयरलिंक्स और बहुत अधिक उपकरण हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? पहली चुनौती अब उस कंपनी का निर्माण करना है जो पैसे कमाना शुरू करेगी, जो स्थायी होगी और जो निवेशों पर निर्भर नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से इस क्षण में निवेशक भी लाभ कमा रहे हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब यह समझ है कि आगे किस दिशा में जाना है, कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं। लेकिन यह या तो प्राप्त लाभ पर किया जाएगा या अतिरिक्त वित्त पोषण के माध्यम से। यह भी व्यवसाय के लिए सामान्य है, लेकिन यह अब मात्र कंपनी के दायरे में नहीं होगा, यानी कंपनी लगातार धन जुटाने का प्रयास नहीं करेगी। यह विशेष रूप से सहायक कंपनियों के माध्यम से होगा। उदाहरण के लिए, ऐसी एक सहायक कंपनी विशेष रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक गर्मी के गुब्बारों पर काम कर सकती है। हमने आज उनके बारे में बात नहीं की। बताओ, ये कौन से उपकरण हैं जिन्हें बनाने की योजना है, और शायद विशेष रूप से उन स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों के बारे में जो कई लोगों को रुचिकर हैं। हाँ, वास्तव में सभी उपकरणों के बारे में, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में हम योजना बना रहे हैं कि उन 2 पहले प्रकार के उपकरणों के लिए जो बनाए जाएंगे सिस्टम, यह पूरा व्यवसाय हमारी रूपरेखा में कुछ उपयुक्त परिवर्तनों के तहत 3-5 वर्षों में आत्मनिधन पर पहुंच जाएगा। यहाँ उनकी श्रृंखला उपयोगिता है, उन पर कुछ विज्ञापन है, केवल टन और किलोमीटर की बिक्री नहीं, बल्कि कुछ विशेष सेवाओं की भी है। यह कुछ विशेष उपकरणों के लिए अन्य ग्राहकों के लिए डिज़ाइन करना है और मशीन सामान्यतः पहले से ही पटरी पर आ गई है और चल पड़ी है। लेकिन आगे, हाँ, 10 टन पर पेड़ों के विकास के लिए शायद यह केवल शुरुआत है। यह तो वास्तव में सच में एक छोटी सी चीज़ है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि अगले चरण का निर्माण करना आवश्यक है। 20 एक मध्यवर्ती है, 40 अच्छा है, 200 आदर्श है। उदाहरणार्थ, जैसे 200 से अधिक सवाल हैं, क्या वहाँ जाना चाहिए? गर्मी के गुब्बारों में एक ऐसी गणितीय विशेषता होती है कि जितना बड़ा होता है उतना ही अधिक प्रभावी और आर्थिक होता है, और एक तरफ बाजार को इसकी और अधिक आवश्यकता है। दूसरी तरफ, अगर वह एक ऐसा उपकरण बनाएगा तो शायद इसका कोई उपयोग मिल जाएगा। 4 ऐसे उपकरणों का निर्माण करना 200 टन के संदर्भ में
शायद इसके सभी उपयोग पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी जैसी 100 मशीनें बनाते हो तो ग्रह पर आर्थिक जलवायु बदलने लगेगी। यहाँ ये और ब्लॉगर हैं और कई विश्लेषक इस पर सहमत हैं कि आप वास्तव में एक नया रेशमी मार्ग बना सकते हैं। ऐसे सैकड़ों 2 टन के उपकरण बना सकते हैं, सही मार्ग तैयार कर सकते हैं जो वायुमंडलीय धाराओं और अन्य के साथ मेल खाता है, और आप ग्रह पर सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, या तो कंपनी या व्यक्तियों के समूह के रूप में। और इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक उपकरण बनाने का लक्ष्य रखना एक उद्योग की स्थापना नहीं है, यानी यह कुछ भव्य और विशाल बनाने के समान नहीं है। और इसके लिए यह स्पष्ट है कि वहाँ 500 किलोग्राम से 1 टन का डेमोन्स्ट्रेटर बनाकर तुरंत 200 टन बनाना बेवकूफ़ी है, उदाहरण के लिए। इसलिए एक ऐसी रणनीति है जैसे कदम दर कदम ये बदल सकती है। फिर से हम शून्य चरण पर हैं, प्री स्टार्ट में, और हमारे पास अभी केवल पहले उपकरण के लिए वैज्ञानिक तकनीकी परिषद हो रही है। कदम बदल सकते हैं, पहले 40, फिर 100, वे एक साथ 200 हैं, वे 200 तुरंत हैं। लेकिन यहाँ यह तर्क है कि यह क्रमिक रूप से किया जाएगा। कुछ उपकरण श्रृंखला में आएंगे, जैसे कि 10 टन के उपकरण, क्योंकि हमने बाजार का अध्ययन किया है और समझा है कि उनके लिए पहले से ही एक लॉजिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें वे समाहित हो सकते हैं। 20 टन और 40 टन के गर्मी के गुब्बारे हैं जो पर्यटन में काम आ सकते हैं, और यह तय नहीं कि उन्हें श्रृंखलाबद्ध बनाना ज़रूरी है। शायद ये कुछ विशेष देशों के लिए अद्वितीय उपकरण होंगे जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाएंगे। अगर देश ने कहा मुझे विशेष रूप से ऐसा चाहिए, उनके लिए इसे विकसित किया जा रहा है। ये वही ग्राहक हैं जो किनारे पर खड़े हैं। यदि किसी अन्य देश ने चाहा तो वहाँ एक पूर्ण कस्टम होगा जिसमें अनोखा डिज़ाइन और अनोखी विशेषता होगी। कहीं गर्मियों के लिए, कहीं सर्दियों के लिए, कहीं एक ऊंचाई के लिए, कहीं दूसरी ऊंचाई के लिए, कहीं और जगह भी। सामान्यतः यह सब अलग अलग है, लेकिन यह शायद ऐसा उपकरण नहीं है जो श्रृंखलाबद्ध रूप से निर्मित होता है, जैसे कि 10 टन का घड़ी के आकार का। पहला उपकरण घड़ी के आकार का होगा और वह आकार आएगा। हम उस आर्थिक सुनहरे मध्य को खोज लेंगे जहां बड़ा उपकरण भी घड़ी के आकार में निर्मित होना चाहिए। यह संभवतः उन मानकीकृत कंटेनरों में होगा जिन पर हमारी पूरी लॉजिस्टिक्स निर्भर करती है। उनमें कितने होंगे ये समय बताएगा, लेकिन मॉडल को इस दिशा में आना चाहिए। और फिर स्ट्रेटोस्फीयर, सही में स्ट्रेटोस्फीयर पहले उपकरण से शुरू होती है और इन सभी उपकरणों के माध्यम से अपनी अलग जगह में जाती है। इसे जीतना एक ऐसा शब्द है। सामान्यतः वायुमंडल में उठना और वहाँ कुछ उपयोगी काम करना स्वाभाविक रूप से वाणिज्यिक, यह बहुत सी कंपनियों का सपना है, क्योंकि हम पहले ही हवा को समझ चुके हैं। हेलीकॉप्टर, विमान, क्वाडकॉप्टर, और हम पहले ही अंतरिक्ष को समझ चुके हैं। उपग्रह हजारों की संख्या में उड़ते और घूमते हैं, और यह मध्य परत स्ट्रेटोस्फीयर लगभग उपयोग नहीं की जाती है। हाँ, मौसम के गुब्बारे हैं जो लगातार लॉन्च किए जाते हैं, अधिकतर वे हवाओं का अध्ययन करते हैं। हाँ, वहाँ दीर्घकालिक स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारों के लिए कार्यक्रम थे, वही गूगल लूम और सोवियत कार्यक्रम, वहाँ जो कुछ भी नहीं था। लेकिन यह सब थोड़ा अलग है। यहाँ हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आप शायद इंटरनेट पर देख चुके होंगे। हाल ही में अमेरिकियों ने स्ट्रेटोस्फीयर में एक कैप्सूल लॉन्च किया है जो पर्यटकों के साथ ऊपर उठता है। ये एक तरह का स्ट्रेटोस्फेरिक लिफ्ट है जहां आप ऊपर जाकर पृथ्वी और काले अंतरिक्ष को देख सकते हैं। फिर आप शायद पैराशूट से नीचे उतरते हैं। हालांकि हो सकता है कि पहले गैस छोड़ी जाती है, फिर पैराशूट। अभी तक इस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। यह उन सॉन्ड्स के बाद का अगला कदम है जो पहले से विकसित किए जा चुके और अगला कदम जिस पर सभी आएंगे वह ऐसे ही बड़े उपकरण हैं जैसे कि एक पर्यटन स्टेशन, लेकिन अब यह नियंत्रित होगा। यदि यहाँ उड़ान अनियंत्रित है तो मान लीजिए कि वह वहाँ उठता है, गिरता है तो वायुमंडल में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में उठना और वहाँ स्थिर रहना, ये एक बहुत आकर्षक दिशा है। और पृथ्वी की जांच के दृष्टिकोण से, संचार और इंटरनेट के वितरण के दृष्टिकोण से,
इसका उपयोग वास्तव में बहुत अधिक है और ये अंतरिक्ष के माध्यम से करने की तुलना में बहुत सस्ता है। व्यवहारिक रूप से तुम इस उपकरण को नीचे उतार सकते हो, उपकरण बदल सकते हो और फिर से ऊपर उठा सकते हो। और अगर अंतरिक्ष की बात है तो तुम नया उपग्रह बनाओ, उसे रॉकेट में डालो, क्योंकि वहां की कक्षा पहले से ही किसी तरह भरी हुई है। सोचो कि वह वहीं उड़ सके लेकिन इससे टकराए नहीं। इलोन मस्क की रॉकेट्स पुनः उपयोग योग्य हैं, जबकि सभी अन्य एकल उपयोग के लिए हैं, बहुत महंगा है। और लोग स्ट्रेटोस्फेरिक गर्मी के गुब्बारों के बारे में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि यह शायद एक आर्थिक ग्राल है, लगभग उसी तरह जैसे 200 टन के साथ उनका रेशमी मार्ग। और हम वहां जा रहे हैं और हम कल से जा रहे हैं। खैर, कल का दिन, वहां सप्ताह, महीना, हम पहले ही समझ चुके हैं। वास्तव में हम पहले उपकरण के लिए वैज्ञानिक तकनीकी परिषद में चले गए हैं। ये हमने पूरा किया है। वास्तव में ऐसे स्ट्रेटोस्फेरिक अनुसंधानों के विकास के लिए परिषद, क्योंकि सब कुछ फिर से अनुभव के संचय, अनुसंधान, उपकरणों के परीक्षण आदि से शुरू होता है। हमने स्ट्रेटोस्फियर के लिए पहले 6 महीनों के लिए यह काम पहले ही शुरू कर दिया है। मैंने पहले ही कई बार वादा किया है कि हम जल्द ही आपको ये सब थोड़ा दिखाना शुरू करेंगे। जितना बेहतर हम तैयारी करेंगे, उतना ही बेहतर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शायद कुछ ऐसे खुशहाल, ये शानदार विषय है, कुछ चीज़ों को स्ट्रेटोस्फियर में लॉन्च करना अंतरिक्ष व्यक्ति के रूप में ये बहुत दिलचस्प लगता है। और हम सितंबर के अंत में कुछ निश्चित रूप से शुरू करेंगे। ये ऐसा होगा क्योंकि यह मुझे प्रेरित करता है, लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ। कुल मिलाकर अनुशासन और व्यवस्था प्राथमिकता है। इसलिए हाँ, समय थोड़ा बदल रहा है, लेकिन सब कुछ जल्द ही शुरू होगा, यह निश्चित है। तो यह स्ट्रेटोस्फेरिक गर्मी का गुब्बारा है। यह 40 टन के समान है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, और इसके लिए हैंगर वही हो सकता है जो 40 टन के लिए ज़मीन पर है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर में, भगवान न करे, यह 2 टन उठा सकेगा, क्योंकि ज़मीन पर हवा की घनत्व का अंतर है। यह स्पष्ट है कि वह घनी है, जबकि वहाँ वह विरल है, और यहाँ वही मात्रा उठाना वहाँ की तुलना में बहुत अधिक होगा। लेकिन कुल मिलाकर 40 टन का निर्माण करते समय कुछ नोड्स और इकाइयाँ पहले से ही स्ट्रेटोस्फेरिक के लिए विकसित की जाएंगी। बस ये हल्का होगा, कम वजन उठाएगा। हाँ, लेकिन वे वही एलिंग का उपयोग करते हैं। और जब तक हम 40 टन तक पहुँचते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास पहले से ही स्ट्रेटोस्फेरिक के तकनीकी विशेषताएं और रूप होंगे। यहाँ सवाल है, वे आखिर कब उड़ान भरेंगे? अगर हमारा पहला प्रदर्शक 1 साल में उड़ान भरेगा, तो स्ट्रेटोस्फेरिक छोटे सॉन्ड्स 1 महीने के भीतर उड़ान भरेंगे, शायद पहले भी। स्ट्रेटोस्फेरिक दीर्घकालिक सॉन्ड, वे नए साल से पहले वहाँ पहले उड़ान भरेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेरिक गर्मी का गुब्बारा, यहाँ संभावना ऐसी है शायद 6 साल पहले उड़ान तक, लेकिन ये पहले से ही विज्ञान और तकनीक का एक पूरी तरह से अलग स्तर होगा। और कुल मिलाकर पहले स्ट्रेटोस्फेरिक गर्मी के गुब्बारे का उड़ान भरना वास्तव में कंपनी की पूंजीकरण को भी उसी स्ट्रेटोस्फेयर में भेज देगा, जैसे कि। तो लगभग 6 साल के बाद हम सभी स्ट्रेटोस्फियर से बाहर उड़ सकते हैं। तो हाँ, ये नया व्यवसाय जो बनाया जा रहा है, इसमें लोग अब भाग ले सकते हैं। और जितना अधिक मैं इस परियोजना का समर्थन करूंगा, उतनी ही तेजी से वह सब कुछ लागू होगा जिसके बारे में तुम अभी बता रहे हो। बहुत ही सुगम परिचय। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। स्वाभाविक रूप से सब कुछ क्राउड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किया जा रहा है, और फिलहाल बड़े पूंजी को आकर्षित करने की योजना नहीं है। यहाँ बताया गया है कि ग्राहक अद्वितीय उपकरणों के निर्माण में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि पर्यटन के लिए या उनके विशेष व्यवसाय के लिए। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक को थोड़ा गर्मी का गुब्बारा चाहिए तो पैसे स्कूल में भी जाएंगे। अरे, वैसे संचालन कंपनी के बारे में यह सभी के लिए तार्किक और स्पष्ट है। जब तक कि हम खुद संचालन का अनुभव नहीं प्राप्त कर लेते, हम किसी को उपकरण कैसे सौंप सकते हैं? इसलिए हमारी इस मात्र कंपनी में एक संचालन कंपनी होगी। होल्डिंग संरचना में बड़े पूंजी के संबंध में यह कि प्रारंभ में इसे बिल्कुल भी आकर्षित करने की योजना नहीं है। हाँ,
यह क्राउड इन्वेस्टमेंट है और इसलिए हाँ, आपकी सक्रियता पर निर्भर करता है कि हम यह सब कितनी जल्दी करेंगे। जब हम पहला, दूसरा, तीसरा गर्मी का गुब्बारा हवा में उठाएंगे, हम वास्तव में योजनाएं बना रहे हैं। इस तथ्य के आधार पर, यानी हमारे पास जो वित्त आए हैं उसके संबंध में हम योजना बना रहे हैं, और जब तक योजना पैसे के तहत बनाई जा रही है, यदि निवेश बहुत सक्रियता से होंगे तो हम शायद समय सीमा को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अधिक विशेषज्ञों और अधिक ठेकेदारों को आकर्षित करते हुए। कुल मिलाकर सभी को सब कुछ स्पष्ट है, यह तार्किक है। इसलिए न केवल निवेश बल्कि लाइक और रीपोस्ट भी मदद करेंगे। तो अगर आप सामान्य रूप से हमारे द्वारा किए जा रहे काम के लिए सहमत हैं तो चलिए इसे ऑनलाइन सक्रिय करते हैं, कम से कम कृपया, यह बहुत ज़रूरी है। हाँ, लाइक्स के बारे में मत भूलिए, सक्रियता के बारे में मत भूलिए। याद रखें कि सीधे इस लिंक पर अगर आप अभी कोई और भेजेंगे तो वह रिकॉर्डिंग देख सकेगा, इसीलिए भेजिए, उन्हें आने दीजिए या फिर रिकॉर्डिंग देखें। ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मैंने कई बार सुना है कि एक छोटी सी राशि, $100 मिलियन का निवेश, वह राशि है जिसकी हमें आवश्यकता है ताकि हम न केवल गर्मी का गुब्बारा हवा में उठा सकें बल्कि एक कंपनी भी बना सकें जो गर्मी के गुब्बारे का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन, संचालन और डिज़ाइन कर सके, न केवल अपने लिए बल्कि बाहरी ग्राहकों और क्लाइंट्स के लिए भी। समय सीमा 305 वर्ष है। फ्योदोर ने कहा, यह सच में 3 वर्ष लगेगा क्योंकि कुछ प्रक्रियाओं के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी यह एक वास्तविक समय सीमा है जिस पर हम वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम जिस कंपनी का निर्माण कर रहे हैं और जिसके सहमालिक आप बन सकते हैं, उसकी पूंजीकरण के लिए हम वर्तमान में $1 अरब के आंकड़े पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह आंकड़ा उस लाभ के आधार पर लिया गया है जो कंपनी इस व्यवसाय मॉडल के तहत पारंपरिक योजना के अनुसार कमाएगी जब हम व्यवसाय के 3 वर्षों के लाभ को लेते हैं। लेकिन हमने पहले ही कई बार कहा है कि यह ऐसे व्यवसाय के लिए बहुत ही रूढ़िवादी आकलन है, क्योंकि इसके अलावा कि व्यवसाय लाभदायक है, ये बहुत ही जीवंत और भावनात्मक भी है। तो आप सभी जानते हैं कि जिन कंपनियों में लोगों को संभावनाएं दिखाई देती हैं वे हमेशा 3 लाभों से कहीं अधिक मूल्यवान होती हैं। ये 10 है, ये 20 है और यहाँ तक कि कुछ कंपनियां हैं जो वास्तव में 30-50 सालाना लाभ के बराबर हैं। इसीलिए यहाँ हम अधिकतम रूढ़िवादी परिदृश्य के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा परिदृश्य भी उन निवेशों को 10 गुना बढ़ाने की अनुमति देता है जो आप आज प्री स्टार्ट चरण में कर रहे हैं, कम से कम। इसलिए यहाँ तक कि इस तरह के रूढ़िवादी परिदृश्य में यह परियोजना किसी भी व्यक्ति को कमाई करने का अवसर देगी जो किसी बड़ी राशि में निवेश नहीं करेगा। कंपनी नोवा, हाँ, ये वही कंपनी है जो परियोजना को लागू कर रही है। इस कंपनी का 39% उन सभी निवेशकों को दिया जाएगा जो परियोजना का समर्थन करेंगे। तो इसके अनुसार आप जितना निवेश करेंगे उतनी ही हिस्सेदारी आपकी थोड़ी होगी। योजना है कि कंपनी तब नहीं होगी जब यह सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी। यह तब होगा जब परियोजना वित्त पोषण जुटाना समाप्त कर देगी, 1 अरब शेयर जारी करेगी और अब सोलर ग्रुप अपनी बारी में 50 अरब हिस्से जारी कर रही है जिन्हें आप खरीद सकते हैं। आप आज वास्तव में हिस्से खरीद रहे हैं, सोलर ग्रुप कंपनी के हिस्से, और फिर इन हिस्सों को आप नोवा कंपनी के शेयरों में बदल देंगे। कंपनी सोलर ग्रुप, जिनके शेयर आप खरीद रहे हैं, नई कंपनी की 39% सह संस्थापक है। यह अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये हो जाएगा। ये वास्तव में एक ऐसा संगठनात्मक क्षण है और यह सब निश्चित रूप से होगा। और यह निवेशकों के लिए एक गारंटी है कि वे वास्तव में सोलर ग्रुप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। वे इस कंपनी के माध्यम से नई कंपनी के मालिक हैं। तो जब शेयर होंगे तब आप सीधे कंपनी के मालिक बन सकेंगे। कृपया ध्यान दें कि आज आप सोलर ग्रुप कंपनी के हिस्से खरीद रहे हैं और हिस्से एक एक करके, दो दो करके या तीन तीन करके नहीं खरीदे जाते हैं। आप एक साथ थोक में खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है, हमारे यहाँ इसे निवेश पैकेट कहा जाता है। आप $2000 के लिए एक शेयर पैकेट ले सकते हैं और इस $2000 के पैकेज में एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित संख्या में, थोड़ी अधिक संख्या में शेयर होंगे।
आप यहाँ और अभी $2000 का निवेश नहीं कर सकते। आप इस पैकेज को चुन सकते हैं। आप वास्तव में $2000 का निवेश करना चाहते हैं और आप आसानी से अपने भुगतान को निश्चित महीनों की संख्या में विभाजित करें। मेरे ख्याल से $2000 के पैकेज पर अब 30 महीनों की किस्त योजना उपलब्ध है, जैसे यानी आप हर महीने एक छोटी राशि का भुगतान करते हैं और इस प्रकार पूरी राशि चुका देते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? पहले $2000 क्यों नहीं जमा कर लेते और तुरंत निवेश कर देते? सभी बातें तथाकथित निवेश शर्तों में हैं, विशेष रूप से वित्त पोषण के चरणों में। जैसे उदाहरण के लिए, हमारा परियोजना 20 वित्त पोषण चरणों में विभाजित है और आज हम पहले वित्त पोषण चरण पर भी नहीं हैं, हम शून्य पूर्व प्रारंभिक चरण पर हैं। इस चरण के तहत हम आपके साथ मिलकर इस परियोजना का आयोजन कर रहे हैं और इस परियोजना का आयोजन पूरा कर रहे हैं जो पिछले 3 वर्षों से तैयार की जा रही थी। हम यह आपके सामने कर रहे हैं और पहले से ही वित्तीय परियोजना का समर्थन करने की पेशकश कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पहले से ही ध्यान दे सकते हैं कि ये पैसे परियोजना की आवश्यकताओं पर खर्च किए जा रहे हैं। कम से कम हम कंपनी नोवा के कार्यालय में हैं, प्रोजेक्ट के प्रत्येक चरण के साथ। ये विशिष्ट कार्यों को हल करता है जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है और इसके अनुसार इसे अपने लक्ष्य के करीब लाता है। जब कंपनी सबसे पहले सभी आवश्यक निवेशों को आकर्षित करती है और दूसरे उन कार्यों को लागू करती है जिनके बारे में हमने बात की, उदाहरण के लिए किसी विशेष उड़ान यंत्र का उत्पादन शुरू करना। जैसे जैसे हम वित्त पोषण के 20वें चरण के करीब पहुंचते हैं, परियोजना के लिए जोखिम कम होते जाते हैं, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, और हर चरण के साथ हम मुद्रास्फीति की शर्तों को थोड़ा बदलते हैं। यानी आप एक ही निवेश करते हुए कम संख्या में हिस्से प्राप्त करते हैं। आज निवेश करना पहले चरण में निवेश करने से अधिक लाभदायक है और पहले चरण में निवेश करना दूसरे चरण में निवेश करने से अधिक लाभदायक है। हाँ, आप आज उन लोगों की तुलना में अधिक जोखिम उठा रहे हैं जो उदाहरण 10वें चरण में निवेश करेंगे ज्यादा, लेकिन इसके साथ ही आपके लिए स्वव्यय वेंचर प्रीमियम भी अधिक है। हाँ, शर्तें बेहतर हैं। इस समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में प्री स्टार्ट चरण में हिस्से पहले वित्त पोषण चरण की तुलना में लगभग 2 गुना सस्ते बेचे जा रहे हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक शेयर पर औसत छूट लगभग 1000 है, जबकि पहले चरण में यह औसत 500 होगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि गर्मी का गुब्बारा जल्द से जल्द आसमान में दिखाई दें, यदि आप इस व्यवसाय के सहमालिक बनना चाहते हैं और यदि आप जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारे परिणाम देखते हैं, तो आपके पास इस दिशा में विश्वास करने, सबसे अच्छे शर्तों पर निवेश करने का अवसर है जो परियोजना में फिर कभी नहीं दोहराई जाएगी, और इस बड़े व्यवसाय का हिस्सा बनने का जिसे हम आपके साथ मिलकर करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं जैसे कि चरण परिवर्तन कब होगा। चरण परिवर्तन कब होगा? देखिए, तो चलिए मैं एक छोटा सा ऐलान कर देता हूँ। हाँ, बस कुछ ही दिनों में यह जानकारी आएगी। 16 नवंबर को हमारी एक सम्मेलन होगी। यह मास्को में होगी, जिसमें आप सभी को स्वाभाविक रूप से आमंत्रित किया गया है। हम आपका इंतज़ार करेंगे। हम इस सम्मेलन में गर्मी के गुब्बारों के बारे में भी और भी बात करेंगे। और ठीक वहीं सम्मेलन में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जैसे, तो ये बहुत जल्द होने वाला है। आप जानते हैं कि हमारे चरण को वित्त पोषण की राशि से भी जोड़ा गया है। वर्तमान में हम $1 मिलियन की राशि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए यह संभव है कि यह घटना सम्मेलन से पहले ही हो जाए। क्या आप जानते हैं ये कैसे होगा? लोग देख रहे हैं कि $1 मिलियन अभी भी इकट्ठा नहीं हुए हैं। सोचते हैं मैं कल निवेश करूंगा, परसों, आज या कल में क्या फर्क है। लेकिन जब अब स्केल सही समय पर आएगा, लोग जागरूक होंगे और समझेंगे कि वे समय पर नहीं पहुंच सकते और इसी हड़बड़ी में बचा हुआ हिस्सा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इसलिए बेहतर है। और फिर हमारे साथ क्या होता है, मैं एक दिन में नहीं पहुंच सका, कृपया इसे बढ़ा दें। तो ये राशि के बारे में है या तारीख के बारे में? अगर हम सम्मेलन से पहले 1 मिलियन इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या होगा? अगर हम सम्मेलन से पहले 1 मिलियन इकट्ठा कर लेते हैं, अगर तकनीकी, जैसा कि तुमने कहा, सलाह पर अभी कोई योजना नहीं है, तो हम इसे बदल सकते हैं, और पहले भी। तो बस तुम जानते हो ये एक दिन में नहीं हो सकता। शायद हम वहाँ एक और सप्ताह देंगे, उदाहरण के लिए उन लोगों के लिए।
वास्तव में शून्य चरण एक बड़ी अनिश्चितता है। मैं मानता हूं यह राशि से संबंधित है, तारीख से, बल्कि वैज्ञानिक तकनीकी परिषद के आयोजन से संबंधित है। हमने जो तकनीकी रूपरेखा पर सहमति बनाई है वह एक तरह से पहला उपकरण है। इन कानूनी संरचना के गठन से संबंधित संगठनात्मक क्षणों को पूरा कर लिया गया है और अब कर्मचारियों की पूरी सूची भी अंतिम रूप से तैयार है। यानी जब हम पहले से ही पैक हो चुके हैं और समझ चुके हैं कि सब कुछ यही हम हैं और हम यहाँ आ रहे हैं, इस प्रस्तुति को फिर से तैयार किया गया है। वास्तव में शून्य तैयारी चरण समाप्त हो चुका है। यहाँ एक और बात जोड़ी जा सकती है, वह है ब्रांड का निर्माण, क्योंकि हम अभी न तो यहाँ हैं और न ही वहाँ, लेकिन सरकारी कंपनी का अपना एक ब्रांड होना चाहिए। लेकिन यह एक अलग मामला है। असल में यह मामला बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक तरफ, दूसरी तरफ अब हलचल शुरू हो रही है। यह हमारे देश में भी है और पहचान की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि जब हमने एक उपकरण बनाया जो हवा में उड़ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर कुछ भी नहीं बनाया गया है। हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कदम अनिवार्य नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। संभवतः ये पहले दो इस बात का संकेत है कि शून्य चरण पार हो चुका है। मुझे लगता है कि वास्तव में ब्रांडिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले चरण में न केवल ग्राहक तुरंत इस ब्रांडिंग, वेबसाइट और किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि यह परियोजना की पैकेजिंग से भी संबंधित है, क्योंकि अब अधिकांश जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ब्रांडिंग कोई जोखिम नहीं उठाती, जबकि टीम, निर्णय, कार्यालय पहले से ही तैयार हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ। हाँ, तो दोस्तों, मार्केटिंग योजना के बारे में मत भूलिए कि अगर आप सोवोलमाश परियोजना में भाग ले चुके हैं, अगर आप साझेदार हैं, तो यहाँ हमने सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है जिनके बारे में अक्सर साझेदार हमसे पूछते थे। हमारे पास साझेदारी संरचनाएं बनी हुई हैं, इसलिए आप अपनी साझेदारी कार्यक्रम के तहत काम करना जारी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि सोवलमश परियोजना में पंजीकरण करने वाले उन निवेशकों से रेफरल इनाम प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा मार्केटिंग योजना पूरा करना होगा। यह आपके स्क्रीन पर है। आपको दो कहने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी और एक विकल्प के रूप में। और कृपया ध्यान दें कि यह केवल उन निवेशकों के बारे में है जो 7 अगस्त से पहले हमारे व्यक्तिगत खाते में पंजीकृत थे। यदि इस समय लोग आपकी संरचना में पंजीकरण कराते हैं, तो आप परियोजना के सरकारी पीढ़ी में निवेश और परियोजना सोबोलमाश में निवेश पर पूर्ण मात्रा में रेफरल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई सीमाएं नहीं हैं, और अगर आप अपनी पुरानी संरचना का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा मार्केटिंग प्लान पूरा करना होगा। दूसरी ओर, उन भागीदारों के लिए जिनकी बड़ी संरचनाएं हैं, इस सरल क्रिया को करना आवश्यक है ताकि वे रेफरल कमीशन प्राप्त करते रहें। वर्तमान में पुराने निवेशक नए प्रोजेक्ट में बहुत सक्रियता से निवेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरल शर्तें हैं। ये कोई मज़ेदार बात नहीं है। नए निवेशक पुराने परियोजनाओं में निवेश करते हैं। हाँ, और इस सवाल पे कि कुछ लोग मानते हैं कि केवल पुराने प्रोजेक्ट से नए लोग निवेश करेंगे, लेकिन अब हम विपरीत स्थिति देख रहे हैं। हाँ, जब हम नए पीढ़ी के प्रोजेक्ट का प्रचार करते हैं, तो हम सोबोलनैश प्रोजेक्ट को भी वित्त पोषित करने में मदद कर रहे हैं। इसलिए सोलो ग्रुप वास्तव में अब एक ऐसी निवेश प्लेटफॉर्म है जहां परियोजनाएं एक दूसरे को पूरा करती हैं और एक दूसरे के विकास में मदद करती हैं। मैं इस बारे में चुप रहूंगा कि संभवतः हमारे उड़ान उपकरणों पर सोवोलमाश कंपनी के इंजन भी होंगे, इसलिए यहाँ यह सहजीवन और संबंध स्पष्ट है। हाँ दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कंपनी नोवा क्या होगी, यह नए पीढ़ी के राज्य का प्रोजेक्ट क्या है, हमने इस पर ध्यान क्यों दिया, हम इससे कैसे कमाएंगे, और आपको बताया कि आप इससे कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ तकनीकों को विकसित करने में रुचि रखते हैं, अगर आप अपने खुद के गर्मी के गुब्बारे पर उड़ना चाहते हैं जो आपकी वजह से अस्तित्व में आया है, और निश्चित रूप से अगर आप एक लाभदायक व्यवसाय के सहमालिक बनना चाहते हैं, तो हम आपको इस रोमांचक यात्रा में आमंत्रित करते हैं जिसे हम अभी शुरू कर रहे हैं,
और मुझे यकीन है कि आपके साथ मिलकर हम सफल होंगे। तो परियोजना का समर्थन करें। जैसे कि फ्योदोर ने पहले ही कहा, इसे केवल पैसे से नहीं बल्कि अभी लाइक्स और रिपोस्ट्स के जरिए भी समर्थन करें। गतिविधियों को बढ़ाएं। ये सब हमें गर्मी का गुब्बारा को जितनी जल्दी हो सके लॉन्च करने में मदद करेगा। अब हम आपके सवालों की ओर बढ़ेंगे। वह कॉन्टैक्टे में वास्तव में कोई सवाल नहीं है, बस कुछ परिचित हैं। हमने बातचीत करते समय कुछ का जवाब दिया। 1440 कार्यालय के बारे में पूछा। कुछ सुना है लेकिन याद नहीं है। कुल मिलाकर कोई सवाल नहीं है। अब चलो कंप्यूटर से खोलते हैं। शायद कंप्यूटर पर देखना आसान होगा क्योंकि फ़ोन वहाँ है। और यूट्यूब पर देखो, हम वीके ऑन ताकटे समूह में सवाल देख रहे हैं। हम यूट्यूब पर सवाल देख रहे हैं। तो आप यहाँ और वहाँ दोनों जगह लिख सकते हैं। अब हम पन्ने पलटने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें नई जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। वैसे समय के बारे में, हाँ मैंने आपसे पूछा था, देख रहा हूँ लोग 19 घंटे लिख रहे हैं। किसी ने लिखा कि चलो 17 बजे आकर पहले से देखना शुरू करते हैं, यह 17 बजे से बेहतर है। हमने समूह में एक सर्वेक्षण किया और सबसे अधिक उत्तर 19 बजे के लिए थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं। 17, 18, 19 में विभाजित किया गया है। यह सबसे सुविधाजनक समय है। सवाल अभी अभी आया है, क्या कोई गुप्त मेहमान होगा? वास्तव में गुप्त मेहमान पहले से ही कई हैं, कम से कम 3। ये बिल्कुल ऐसे गुप्त शानदार मेहमान हैं जो निश्चित रूप से आएंगे। अगर संक्षेप में जवाब देना हो तो हाँ। वैसे टीम बढ़ रही है, सभी से परिचित होना है और धीरे धीरे हम इस काम को व्यवस्थित करेंगे। हम इसे शुक्रवार को रेल पर रखेंगे, आमंत्रित करेंगे वे कौन कौन सी कार्यक्षमताएं पूरी करते हैं और वे किस चीज़ में लगे हुए हैं। इस शुक्रवार यहां भी वास्तव में एक और उत्तेजक सवाल है। पैसे लौटाने की क्या गारंटी है? विक्टर, देखिए, निश्चित रूप से जब आप व्यवसाय में निवेश करते हैं तो शायद ही कोई आपको यह गारंटी देगा कि यह व्यवसाय निश्चित रूप से सफल होगा। हमेशा जोखिम होते हैं और हम आपसे वेंचर के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक प्रारंभिक कंपनी में निवेश के बारे में बात कर रहे हैं जो निश्चित रूप से अपने लिए जोखिम उठाती है। यहाँ मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वे किस में भाग ले रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या आप इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि गर्मी का गुब्बारा वास्तव में व्यावसायिक रूप से सफल होंगे? क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि यही टीम इसे कर सकेगी? और मैं आपको बता सकता हूं, और शायद यहाँ सबसे महत्वपूर्ण केवल एक ही बात है, शायद यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, पैसे नहीं चुराए जाएंगे। पैसे सभी निवेशकों से नहीं लिए जाएंगे। निवेश के लिए किए गए अनुबंध हैं। आप अनुबंध के साथ परिचित हो सकते हैं और जान सकते हैं कि आप किस कहने के लिए आधार पर परियोजना में धन हस्तांतरित कर रहे हैं। पैसे परियोजना की आवश्यकताओं पर खर्च किए जाएंगे। परियोजना की आवश्यकताओं में कुछ मार्केटिंग खर्च शामिल हैं। वेबिनार आयोजित करना, इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन मार्केटिंग खर्च लाभदायक होते हैं, यह हम जानते हैं। और आप सबसे अच्छा तरीका यह देखने का कि पैसे वास्तव में इस व्यवसाय के निर्माण में उपयोग किए जा रहे हैं, वह है प्रगति को देखना। जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्यालय है, लोग काम कर रहे हैं, पहले से ही कुछ लोग वेतन प्राप्त कर रहे हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसलिए मैं आपको यह निश्चित रूप से गारंट कर सकता हूं, क्या जो हम कर रहे हैं वह सफल होगा। हाँ, वह सफल होगा। अब तक कोई भी गर्मी का गुब्बारा कंपनी घाटे में नहीं रही है। वे किसी न किसी मिथकीय कारणों से हैं। परिदृश्य निश्चित रूप से सिकुड़ गए, लेकिन सभी कंपनियां लाभदायक थीं। उन सदी पुरानी कंपनियों से लेकर आधुनिक कंपनियों तक। उसी जर्मन कंपनी के पास केवल 2-3 गर्मी का गुब्बारा है। वे शानदार जीवन जीते हैं, एक गर्मी का गुब्बारा बेचते हैं और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और यहाँ तक कि अगर हम इस पर रुकने का इरादा नहीं रखते, लेकिन अगर अचानक कुछ होता है और हमारा व्यवसाय
किसी पर्यटन क्षेत्र में सीमित हो जाता है, जिसमें हम गर्मी के गुब्बारों की एक छोटी संख्या का उपयोग करते हैं, तो भी यह बहुत जल्दी लाभदायक हो जाता है, और इस पैसे पर जो लाभ हमें मिलेगा वह पहले से ही हमारी 100% गारंटी है। बिजनेस यह सुनिश्चित करता है कि यह लाभदायक है। गर्मी का गुब्बारा सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय है। हमारी टीम ने लगभग कितने वर्षों में यह साबित कर दिया है कि हम वास्तव में वही करते हैं जो कहते हैं। कोई कुछ नहीं ले जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिशत के हिसाब से कौन सी गारंटी है। खैर, शायद 99 जो अब सफल होंगे। हाँ हाँ, और इस सवाल पर कि टीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात पर संदेह करे कि यह सफलता होगी। और जैसे फ्योदोर ने कहा, वे कंपनियां जिनके पास केवल कुछ गर्मी का गुब्बारा है सालाना सैकड़ों मिलियन यूरो कमा रही हैं। तो अगर हमारे पास कम से कम 10 गर्मी का गुब्बारा हो तो रोटी और मक्खन कमाने के लिए यह काफ़ी होगा। सवाल है, हम अपने सामने कौन सी लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य निश्चित रूप से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी हैं। गारंटी निश्चित रूप से सभी कानूनी होंगी। पूरी कानूनी संरचना लगभग पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। आप इस परियोजना में निवेशक के रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुबंधों, समझौतों और अन्य दस्तावेजों की सूची के अनुसार आपका पैसा सही जगह गया है। अगर वह वहां गई है तो वह निश्चित रूप से वापस लौटेगी जब यह लाभ लाएगा। यह लाभ लाएगा, यह एक सांख्यिकी, ऐतिहासिक तथ्य और हमारा भविष्य है। आप सीबी की उस पहल के बारे में क्या कहेंगे कि केवल सीबी की लाइसेंस से निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। हम गर्मी के गुब्बारों का प्रचार ये हमें कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, कई लोग भ्रमित होते हैं, कहते हैं कि कानून लागू हो गया। वास्तव में ये कोई कानून नहीं है, ये एक पहल है जिसे अभी स्वीकृत करना है। ये पहला है। दूसरे, ये निवेशकों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि निवेशक कोई भी निवेश नहीं आकर्षित कर रहे हैं। यदि हम कानूनी पहलू की बात करें तो हमारे पास तो साझेदार भी निवेश आकर्षित नहीं करते हैं। हमारे साझेदारी समझौते के अनुसार ग्राहकों को वेबसाइट पर आकर्षित किया जाता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी चाल हो सकती है, लेकिन हमने प्रारंभ में कानूनी मॉडल को इस तरह से बनाया कि यह अधिकतम सार्वभौमिक हो और उन अधिकांश देशों के लिए उपयुक्त हो जहां हम काम करते हैं। ये उसी में और तदनुसार प्रश्न है कि सोलर ग्रुप एक ऑफशोर कंपनी है जो रूस में नहीं है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, निवेश से संबंधित कानूनों की संख्या आई है कि इन सभी कानूनों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करेंगे तो शायद वह अपनी गतिविधियों को बहुत जल्दी ही समाप्त कर देगा। इसलिए हम एक सार्वभौमिक योजना लेते हैं। यह कानूनी है, यह वैध है, यह हमें काम करने की अनुमति देती है, जबकि कहीं ना कहीं हम शायद उन कंपनियों की तुलना में थोड़े अधिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं जो पूरी तरह से केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में जाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए हमारे लिए यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर कोई कानून आएगा, अगर आवश्यकताएं हों कि सिर्फ लाइसेंस के साथ लाइसेंस बना देंगे, तो हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास ही हम कानून का पालन करेंगे क्योंकि हमसे यही अपेक्षित है। हाँ, वास्तव में क्राउड इन्वेस्टिंग के लिए केंद्रीय बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है। हमारे साझेदार सहयोगी ने यह किया है। वहाँ कुछ निश्चित सीमाएं हैं, लेकिन सामान्यतः अनुभव है। हाँ, और जैसे पाशा ने कहा, आवश्यकता होगी, सब कुछ जल्दी से किया जाएगा। तो YouTube पे यहाँ कुछ और सवाल हैं, चलो फिर हम उन पे थोड़ा और चलते हैं। तो पहले चरण में संक्रमण की योजना कब बनाई गई है, इस पर आज चर्चा की गई। तो किसके लिए कुछ सवाल थे, फिर ऐसा लगा जैसे सब कुछ गायब हो गया। ऐसा मैं चुप हूं क्योंकि लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है सवाल किसके लिए हैं, हमारे लिए या उनके लिए। हाँ, वास्तव में बहुत अजीब गतिविधि है। वास्तव में दोस्तों, शानदार। वैसे मैं बाजार के विश्लेषण के बारे में पूछ रहा हूँ। बाजार का विश्लेषण, जितना मैं जानता हूँ, अभी प्रक्रिया में है।
क्या इसे अभी भी पूरा किया जा रहा है? हमने विश्लेषणात्मक रिपोर्टों की एक सूची चुनी है जिन्हें हम खरीदने के लिए तैयार हैं। गर्मी गुब्बारे बाजार का विश्लेषण नहीं है क्योंकि बाजार मौजूद नहीं है। यहाँ समझदारी से आगे बढ़ना होगा, लॉजिस्टिक श्रृंखलाओं व व्यापारिक लेन देन का विश्लेषण करना होगा। यानी इस दिशा में थोड़ी और गहराई से कहने के लिए समझने की कोशिश करना। कुछ लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, वे इस पर कुछ हद तक काम कर रहे हैं। क्या हम इन रिपोर्टों का भुगतान करेंगे और क्या हम उन्हें देखेंगे? यह स्वाभाविक है। सवाल है कब। पहले डेमोन्स्ट्रेटर के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे उपकरण का तकनीकी रूप तैयार करेंगे तो ये नए रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ होंगे ताकि लक्ष्य को अधिक सटीकता से प्राप्त किया जा सके। बड़ा होगा। हाँ, खरीदे जाएंगे, अध्ययन करेंगे, शायद हम कोई अनुसंधान भी आदेश देंगे। हालांकि हम अपनी मातृ कंपनी के तहत अनुसंधान शुरू करेंगे। इसके लिए एक अलग सलाहकार होगा जो इस पर ध्यान देगा। प्लस, हाँ, बाहरी क्षमताओं और उनकी रिपोर्टों का अधिग्रहण थोड़ी देर बाद। तो मैं कुछ और सवालों के बारे में देख रहा हूँ। क्या तुम पन्ने पलट रहे हो जब प्रश्न चिन्ह आएगा? नहीं, मैं यहाँ बातचीत पढ़ रहा हूँ। यहाँ एक हेटर है जिसने हलचल मचा दी है। क्या लिख रहा है, जरा बताओ। हर एक, वास्तव में संदेह करने वाली। कहने का मतलब है, किस में? हम में? गर्मी के गुब्बारे में? अजीब, क्या सचमुच है? हाँ बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी बातचीत हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सवाल यहीं से है। तो अगर मैं $1000 का निवेश करता हूँ, व्यक्तिगत खाते में $665,000 के बराबर है, तो मैं नेटवर्क से कितनी राशि निकाल सकता हूँ? शेयरों, प्रत्येक का मूल्य $100 है। शेयर का नाम मात्र क्या है? शेयर का समझने हेतु पूंजीकरण को $1 अरब से विभाजित करना होगा। इससे आप शेयर का नाम मात्र समझ जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम हिस्से के नाम मात्र के बारे में बात करें तो भी यही बात है। आपको हिस्सों और शेयरों की संख्या को विभाजित करना होगा। इससे आप इस अनुपात को समझेंगे। और अगर हम हिस्से के नाम मात्र की बात करें तो यह $1 है। यानी सोलर ग्रुप $1 में हिस्सा बेचता है। लेकिन एक छूट है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसलिए निवेश पैकेज के तहत इसे सस्ते में लेने का अवसर है। मेरे पास गणितीय स्कालोटुमा है और मैं नहीं समझा कि तुमने क्या कहा। शाम हो गई है, देर हो चुकी है, सूरज के नीचे काम कर रहे थे। मैं इस पर निर्भर करता हूं कि लोगों ने उस योजना को देखा जहां 1 अरब शेयर और 50 अरब हिस्से थे। तो 1 अरब शेयर अगर 50 अरब पर विभाजित किया जाए तो ये लगभग 1 से 50 होता है। विनिमय है। शेयरों के नाम मात्र हो, शेयर जारी होंगे। 1 अरब शेयर हैं और कंपनी 1 अरब की है, मतलब प्रत्येक शेयर का मूल्य। डॉलर। सोलर ग्रुप भी $1 में हिस्से बेचता है, लेकिन थोड़ा छूट के साथ। ब्रांडिंग, आपके लिए लोगो बनाया है, भेज सकता हूँ। अगर मंजूर है और उपयोग करते हैं तो देखेंगे। 2 रंगों में बनाया, समय दिया, एंड्री, भेजिए, देखेंगे। भले ही हम इसे न लें, शायद हमारे किसी साथी इसका उपयोग करेंगे, क्यों नहीं? चलो देखते हैं। हाँ, हमारे पास ब्रांडिंग के बारे में एक नया सवाल है। ठेकेदारों की एक कतार लग गई है और पाशा कहता है हम अभी लोगों पर पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। सब कुछ तार्किक है। हाँ, सामान्यतः। आंद्रे, आप कृपया चैट टेलीग्राम में लिखें। इस प्रसारण के विवरण में एक लिंक है इस वेबिनार का, और वहाँ हम यह सब देखेंगे। आप लिख सकते हैं, हाँ, ईमेल दें, मैं ब्रांडिंग भेज दूंगा। मैं अपना ईमेल लिखूंगा और इंतज़ार करूंगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। यानी शेयरों और हिस्सों का अनुपात 1 के लिए 1 नहीं होगा। द्विनोव ने कहा था
कि पेटेंट होते हैं ताकि आप कंपनियों से बच सकें जो आविष्कारों का उपयोग कर सकती हैं, उन्हें पेटेंट करा सकती हैं और फिर आपके खिलाफ मुकदमा कर सकती हैं। अगर आप खुद पेटेंट नहीं हैं, दूसरी ओर यह निश्चित रूप से सवाल नहीं था। हाँ, ऐसी प्रथा है। वैश्विक स्तर पर आप सामान्यतः उस चीज का पेटेंट नहीं करा सकते जिसे आप उत्पादन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि वही सैमसंग ये पेटेंट करा सकता है कि उसके स्क्रीन पर पिक्सेल का आकार चौकोर नहीं बल्कि त्रिकोणीय होगा। उसके पास इस स्क्रीन को तकनीकी, वित्तीय, मानसिक बनाने का अवसर है, शर्तों के अनुसार। अगर हम एक गर्मी गुब्बारे बनाएं जो उड़ सके और कोई असंबंधित व्यक्ति हमारे पेटेंट कर ले और कहे कि यह मेरा है, यह स्पष्ट है कि जीवन में बहुत सा अब्सर्डो है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे समझ लेंगे। यह स्पष्ट है कि वहाँ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक नोट्स और तकनीकों का पेटेंट कराया जाएगा। बाहरी रूप भी काफी संभावित हैं, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहूंगा। काम करने वाले उपकरण को दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि इस कागजी कार्यवाही में उलझें, हालांकि यह फिर भी आवश्यक होगा। सोलर ग्रुप चैनल पर अभी कुछ और सवाल बाकी हैं। पहला सवाल, संचालन करने वाली कंपनी पर प्राथमिकता क्यों नहीं है? कोई प्राथमिकता नहीं का क्या मतलब है? निश्चित रूप से प्राथमिकता है। जैसा कि मैंने कहा, हम किसी को गर्मी के गुब्बारे नहीं बेच सकेंगे जब तक कि हमने अपने संचालन के अनुभव का उपयोग नहीं किया हो। कुल मिलाकर व्यवसाय का निर्माण किया जाएगा और गर्मी के गुब्बारे के विकास के लिए लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही उनकी बिक्री और श्रृंखलाबद्ध उत्पादन से भी लाभ प्राप्त किया जा सकेगा और स्वाभाविक रूप से उनके संचालन से भी लाभ होगा। गर्मी के गुब्बारे का संचालन बहुत अच्छा लाभ है। इसके अलावा उसी स्कूल में लाभ है और उपकरणों के तकनीकी रखरखाव पर भी लाभ है, क्योंकि विमानन में एक नियम है कि प्रत्येक भाग, इकाई या उपकरण के पास निश्चित संख्या में घंटे होते हैं, जिसके बाद उसे अनिवार्य रूप से बदलना होता है, भले ही वह आदर्श स्थिति में हो। और यह ऐसा नहीं है कि हम बहुत चालाक हैं कि चलो इस पर लाभ कमाते हैं। ये नियम सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह भी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका क्या मतलब है कि संचालित कंपनी पर कोई प्राथमिकता नहीं है? सवाल थोड़ा अस्पष्ट है। सबसे पहले, प्राथमिकता यह है कि कुछ बनाया जाए ताकि इसका उपयोग किया जा सके, उपलब्ध होगा। लेकिन एक विपरीत सोच भी है जो भी महत्वपूर्ण है, और हम दोनों पक्षों से इस पर भी विचार करते हैं। वास्तव में एक संचालित कंपनी की शुरुआत होती है। वह समझती है कि वह एक निश्चित बाजार, जैसे कि परिवहन सेवाओं, लॉजिस्टिक्स या कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है। इसका विश्लेषण किया जाता है। यह एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। हम इस बाजार पर भरोसा कर सकते हैं, इसके लिए हमें यह वह और वह चाहिए, और अंत में सब कुछ विकास तक पहुंचता है। यानी कई व्यवसाय ऐसा करते हैं, वे विकास से शुरू नहीं करते। इस मामले में हम दो तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ओर एक डेमोन्स्ट्रेटर के विकास को शुरू कर रहे हैं और दूसरी ओर दूसरे बड़े उपकरण के लिए बाजार अनुसंधान शुरू कर रहे हैं। तो हमारे लिए प्राथमिकता और नहीं है, बल्कि वह संचालन करने वाली कंपनी उत्पादन में या विकासकर्ता में है। हमारा प्राथमिकता पूरी तरह से इस व्यापक श्रृंखला को एक बड़े मोर्चे पर उद्योग के पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है, और संपूर्ण विस्तार के लिए। क्या भविष्य में राज्य की भागीदारी की योजना है? यदि योजना है तो किस रूप में? स्वाभाविक रूप से यह योजना बनाई जा रही है। राज्य के समर्थन के बिना किसी उद्योग का निर्माण कैसे किया जा सकता है? शायद ही हम आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना सकते हैं, लेकिन उद्योग, जैसा कि हम कहते हैं, हर देश में इन रेलिंगों का निर्माण करना होगा। कहीं न कहीं नियामक दस्तावेज और कानून को भी तैयार करना होगा। कहीं पूरी तरह से बदलाव करना, कहीं कुछ छोड़ना, यह समझना कि क्या है, क्या सुधारना है और क्या बनाना है, यह सब शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल करना आवश्यक है। संस्थानों में विशेषज्ञों को तैयार करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या है जो कि उन विकासकर्ताओं से शुरू होती है, फिर अर्थशास्त्रियों और प्रबंधकों तक जाती है। निर्माण संस्थान में भी केवल निर्माणकर्ता नहीं होते, बल्कि कई अन्य पेशे भी होते हैं,
और यह सब कुछ बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ सरकारी संस्थाओं के साथ निकट सहयोग होगा। सवाल यह है कि यह कब शुरू होगा और किस प्रारूप में। ये एक पूरी तरह से अलग सवाल है। यहाँ कुछ योजना बनाई जा सकती है, कुछ कल्पना की जा सकती है, लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही होगा। हमें वास्तव में उम्मीद है कि यह पर्यावरण के अनुकूल और सचमुच होगा। राज्य कैसे नीचे गिरता है और फिर कैसे उठता है? नीचे धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से उतरता है जब ज़रूरत होती है। लेकिन देखिए, वहाँ कुछ तंत्र हैं, जैसे कि कुछ और तंत्र। सरल शब्दों में, गर्मी के गुब्बारे का उतरना एक सबसे सामान्य बात ही। अगर गर्मी के गुब्बारे को अधिक वजनदार बनाया जाए, मान लीजिए हमने इसे इस बिंदु से लिया, छोड़ दिया, और यह धीरे धीरे डूबने लगा क्योंकि यह अधिक भारी हो गया है। इस मामले में यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण नीचे जा रहा है। यह शून्य वजन हो सकता है। हमने इसे छोड़ दिया और यह कहीं नहीं जा रहा है, बस यह अपनी संतुलन स्थिति में यहाँ है। यह कैसे नीचे जा सकता है? शायद अंदर एक विशेष खोखला स्थान हो जहाँ हवा भरी जाती है। यह उठाने वाली गैस पर दबाव डालती है और गुब्बारे की ऊंचाई बदलती है। यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं या और नीचे जा सकते हैं। यह एक तरीका है। दूसरे तरीके में बस पेंचों को मोड़ना और पेंचों से गर्मी के गुब्बारे को यहाँ दबाना है। वहाँ एक तीसरा चौथा तरीका भी है, और ये सभी तकनीकी क्षणों से संबंधित हैं जब गर्मी के गुब्बारे को यहाँ पर अधिक वजन के कारण नकारात्मक तैराकी का सामना करना पड़ता है। जब इसे बहुत अधिक ऊपर खींचा जाता है, जैसे कि जब यह कोई बड़ा सामान छोड़ता है या कुछ और होता है, तो यहाँ कई तरीकों का संयोजन शुरू होता है। तब बैलोनेट्स फुलाए जाते हैं और इंजन घुमाए जाते हैं, और क्या क्या नहीं होता। हमने यह सब तकनीकी वेबिनार में चर्चा की थी, शायद दिमित्री खमेल के साथ और शायद अलेक्जेंडर निकोलाइविच के साथ। हम शुक्रवार को तकनीकी वेबिनार आयोजित करते थे और हम उन्हें जारी रखेंगे। यह वेबिनार तकनीकी है, लेकिन मैंने आपको समझाया। एक सवाल है, अगर वह इस समय कहीं उड़ रहा है तो वह कैसे नीचे जाता है? उसे इन रूल्स को ठीक करना होता है और वह नीचे उड़ जाएगा। फिर रूल्स को ठीक करना है और वह ऊपर उड़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि सवाल किस बारे में है। बैलास्ट वाले, बिना बैलास्ट वाले। कुछ बैलास्ट वाले हैं, कुछ बिना बैलास्ट वाले। गर्मी के गुब्बारे बहुत सारे होंगे। उन्हें विशेष कार्यों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, और ये ऊंचाई बदलने की प्रणालियाँ कहीं दोहराई जाएंगी, कहीं अद्वितीय होंगी। कुल मिलाकर हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। गैस कैसी होगी? डेर जाओ। हीलियम। सिर्फ हीलियम है ना? अभी केवल हीलियम। तो कुछ सवाल हैं, अधिकतर वित्त पोषण प्रक्रिया से जुड़े हैं। पहला, आपकी कंपनी किस न्याय क्षेत्र में है? प्रसारण हो रहा है। प्रसारण मास्को से किया जा रहा है, कंपनी नोवा के कार्यालय से, और कंपनी नोवा तदनुसार रूस में भी पंजीकृत है। अगर सोलर ग्रुप की बात करें तो ये एक ऑफशोर कंपनी है जो वर्तमान में कमरों में है। कई बार इस बारे में बात की गई है, आज भी इस विषय को छुआ गया। हमारी कंपनी लाइसेंस प्राप्त है, इसके पास अपनी गतिविधियों के लिए लाइसेंस है। ये पूरे विश्व में काम कर सकती है, और ये इस सवाल का भी जवाब देती है कि क्यों सब कुछ डॉलर में है। क्योंकि हम एक परियोजना बना रहे हैं, और केवल रूस को ही नहीं बल्कि 164 देशों सहित एक विशाल संख्या में देशों को कवर कर रहे हैं। इन्हीं देशों से हमारे पास प्रतिभागी निवेशक हैं जो गर्मी के गुब्बारे और सोबोलमाश में निवेश कर रहे हैं, और हम ऐसी अवसंरचना बना रहे हैं जो कानूनी, तकनीकी और वित्तीय सवालों के दृष्टिकोण से हो, ताकि दुनिया भर के लोग इन परियोजनाओं में भाग ले सकें। इसलिए यह डॉलर में भी है। इसके अलावा डॉलर आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बना हुआ है, जो वित्त पोषण के दृष्टिकोण से सुविधाजनक है, साथ ही किसी बड़े प्रोजेक्ट के बजट बनाने के लिए भी। क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट का बजट रूबल में बनाते हैं तो आप जानते हैं कि कल डॉलर का मूल्य 90 नहीं बल्कि 150 हो सकता है, और आपके सभी रूबल के बजट अब बिल्कुल सटीक नहीं रहेंगे। जब तक डॉलर को एकमात्र केंद्रीय मुद्रा माना जाता है, तब तक डॉलर से गणना करना आसान है।
यह स्पष्ट है कि हम सभी रूबल के प्रति देशभक्त हैं। यह सब स्पष्ट है। अगर आपको डॉलर पसंद नहीं है तो हम सोने के मानक के अनुसार पुनः गणना कर सकते हैं। हाँ, समझना महत्वपूर्ण है कि चाहे रुपए, डॉलर या अन्य, ये सभी पैसे बहुत तेजी से किसी भौतिक चीज में बदल जाते हैं, उन संपत्तियों में जो कंपनी बनाती है। इसलिए डॉलर थे, रूबल थे, और क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक ऑफिस है। हाँ, अभी के लिए ये किराए पर है, लेकिन फिर भी एक जगह है जहां आज टीम पहले से ही परियोजना पर काम कर रही है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ सवाल खत्म हो गए हैं। नहीं जानता, क्या वहाँ वकंटाक्ते पर कुछ दिलचस्प सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ कुछ लाइसेंस के बारे में है। अरे नहीं, फिर से वही, लाइसेंस प्राप्त करना होगा। तो प्रतियोगिता कहते हैं, चलो लोगों के लिए आयोजित करते हैं। अगर आप लोगो बनाना जानते हैं तो उस कंपनी का कोई लोगो देखें जो गर्मी के गुब्बारे बनाती है, जिसमें शब्द नोवा हो, उसे बनाएं। इसे हाथ से, कंप्यूटर से, पेशेवर रूप से, ब्रांड बुक के साथ कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट और रंग चुनने का है। सामान्यतः यदि कौशल और इच्छाएं हैं तो निश्चित रूप से करें। इसे टेलीग्राम पर भेजें। हाँ, क्या हम सप्ताह के अंत तक कर सकते हैं? हाँ, हम अभी तक गर्मी के बड़े गुब्बारे पर सभी विचारों को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, हमने सबसे शानदार और असामान्य विचार के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें गर्मी के गुब्बारे का उपयोग। सामान्यतः हम किसी भी कल्पनाओं को शामिल करते हैं और सोचते हैं कि यह एक संगीत स्थल है, नहीं जानता, एवरेस्ट के ऊपर लटका हुआ। यह मनोरंजक है, लेकिन वास्तव में इसके व्यावहारिक उपयोगों की संख्या कहीं अधिक उपयोगी है। ऐसा प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता का विजेता 2 हफ्ते पहले ही चुना जाना चाहिए था, मुझे लगता है, और वह हमारे कार्यालय का खुशहाल आगंतुक बन जाता। लेकिन चूंकि हम कार्यालय में केवल पहले सप्ताह में हैं, इसलिए हमने अभी तक विजेता का चयन नहीं किया है। मैं वास्तव में समय सीमा को बढ़ाने से थक गया हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जागता हूँ, काम पर दौड़ता हूँ, सो जाता हूँ, अचानक उठता हूँ और फिर से दौड़ता हूँ। वास्तव में समय बहुत कम है। तो हम सवाल कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? लेला ने मुझे एक टेबल भेजी। इसे थोड़ा अच्छे से अपडेट करना चाहिए। बस कौन चुनेगा? मैंने कहा कि मैं चुनूंगा, पर काम इतना है जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ। शायद तुम चुनोगे। क्या मैं चुन सकता हूँ? हम कुछ अभी टीम के भीतर मतदान कर सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से चुनेंगे। हाँ, अगर हम पहले से ही इकट्ठा हो चुके हैं तो और भी। इकट्ठा किया। ठीक है, हम सब कुछ ज़रूर करेंगे। आपको दिखाएंगे कि विजेता कार्यालय में कैसे आएगा, ताकि आप जान सकें कि हमारे प्रतियोगिताओं में यदि आप भाग लेते हैं तो सब कुछ निश्चित रूप से होगा। ठीक है, चलो इसे ख़त्म करते हैं। ऐसा लगता है कि समय हो गया है। हाँ, मुझे लगता है। ऐसे ही बहुत कुछ। लेकिन क्या उपलब्धियां हैं? आज हमारे पास 2 घंटे से कम का वेबिनार है। हम पहले से ही सही दिशा में बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक्स और रिपोस्ट्स को न भूलें और हमारे प्रोजेक्ट में निवेश करें। हाँ, कोई सवाल है? पहली बार देख रहे हैं? टेलीग्राम समूह है, लिंक ट्रांसमिशन के नीचे है। शामिल हों। सवाल जवाब सेक्शन है। सभी सवाल लिखें। सुझाव हैं, सुझावों में लिखें। कुल मिलाकर हम इस जीवंत संवाद के लिए पूरी तरह से खुले हैं। टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ आधिकारिक रूप से ईमेल लिखना ज़रूरी नहीं है। कुल मिलाकर वहाँ लिखें। चलिए वहाँ सक्रिय रहते हैं। हम इस चैनल को भी अब सामग्री से भरने जा रहे हैं, तो चलिए टेलीग्राम पर भी मिलते हैं। हाँ, सब कुछ। सभी को अलविदा। सब कुछ अलविदा।